हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कोर्स देखेंगे मोंगोडीबी का। मोंगोडीबी को बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक इसको आज इस वीडियो से सीखेंगे। मोंगोडीबी एक बैकएंड लैंग्वेज है जिसको किसी भी फ्रंट एंड लैंग्वेज के साथ हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम रिएक्ट के साथ यूज करते हैं। अब जहाँ पर मेरे पास दो फेजेस बनेंगे। पहला फेज होता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मोंगोडीबी का बैकएंड ही देखना है, मोंगोडीबी की कोडिंग कैसे होती है वही सीखना है। लेकिन दूसरा फेज ये होता है, कोई भी हम बैकएंड लैंग्वेज चूज करते हैं ना, उसको कोई ना कोई फ्रंट एंड लैंग्वेज चाहिए। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, रिएक्ट फ्रंट एंड होगा, उसमें जो बैकएंड होगा वो मोंगोडीबी होगा। अगर वो भी आपने सीखनी है तो पहले आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। इसको पूरा कोर्स इसमें मोंगोडीबी का बताया गया है। उसी लैंग्वेज को, उसी मोंगोडीबी को एज अ बैकएंड विद रिएक्ट हम कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है। मतलब पूरा कंप्लीट एक कोर्स हो जाएगा। मोंगोडीबी भी कवर हो जाएगा, उसके बाद रिएक्ट के साथ मोंगोडीबी कैसे यूज करना है वो भी कवर हो जाएगा। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कवर हो जाएंगे। तो बैक एंड के लिए हम मोंगोडीबी अगर यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट रहेगी। बेसिक बिल्कुल आप जहाँ से सीख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, बस मैंने जस्ट और जस्ट प्रैक्टिकल ऐड किया है, कोई भी थ्योरी नहीं है। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए और कोडिंग सीखते रहिए। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे मोंगोडीबी, जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस तक हम देखेंगे मोंगोडीबी के साथ काम कैसे करते हैं। थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, बहुत ही सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी। जहाँ पे जाके अगर नोट्स बनाने हैं तो आप गूगल से ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपको कराऊंगी। इसको क्या करना है, इसके साथ क्या है जो मोंगोडीबी, इसमें बस इतना ही समझ लो, जितने भी पहले डाटाबेस होते थे उसमें एसक्यूएल यूज किया जाता था। ये नो एसक्यूएल है, हमारे पास एक डाटाबेस एज अ बैकएंड सर्वर हम यूज करते हैं। नो एसक्यूएल मतलब इसमें जितना भी डाटा स्टोर होता है वो डॉक्यूमेंटेशन में होता है। वो सब क्या होता है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, इन चीजों की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी। वो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो पहले डाटाबेस यूज किए जाते थे और जो मोंगोडीबी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तब मैं बताऊंगी। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना सामने से डिफरेंस, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अब जहाँ पे मैंने जो पॉइंट नोट किए हैं इसको हमने डाउनलोड करना है। तो मोंगोडीबी डाउनलोड पे क्लिक कर लो। जहाँ पे आके गूगल पे जाके सर्च कर लो। फर्स्ट वाला कम्युनिटी सर्वर हमने इसी को डाउनलोड करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना जी, अपने आप सामने आ जाएगा आपके। इसको आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। सारी फाइल्स हमें ऐसे ही डाउनलोड करनी है, 3 फाइल्स है। और जहां पर आपने ध्यान देना है कि इधर ये जो भी हेडिंग लिखा है वही हेडिंग होना चाहिए जो हमने चीजें डाउनलोड करनी है। जहाँ पे मेरे पास ये, इसको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ वैसे तो 90% यूज़र विंडो के ही होते हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ज यहाँ पे करंट वर्ज़न अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर एमएसआई सिलेक्ट होना चाहिए पैकेज, डाउनलोड पे क्लिक कर लो। इसको डाउनलोड होने दो, टाइम लगेगा इसको। कॉपी करो सेकंड वाले पॉइंट को। शेल डाउनलोड करना है तो नई टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। यहाँ पर अपने आप आ जाएगा मोंगोडीबी शेल डाउनलोड। अब जहाँ पे भी आपने ध्यान से देख लेना है कि इधर जो भी हेडिंग हो ना, यहाँ पर शेल का ही आना चाहिए। तो इसी को हमने डाउनलोड करना है। यहाँ पे अपने आप ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिप फाइल हमें नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे एमएसआई को डाउनलोड करना है। तो ये आपने याद से इधर चेंज कर देना है। जिप फाइल आएगी, आप उसको फिर एक्सट्रैक्ट करते फिरेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो आपके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमें इस फाइल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट बस आप एमएसए को डाउनलोड कर लो। 2 हो गए डाउनलोड। अब थर्ड वाला भी कर लेते हैं। टूल्स हमने डाउनलोड करने हैं, डाटाबेस के टूल्स। सारा काम डाटाबेस के साथ करेंगे तो हमें इसके सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पर देखो आपको नहीं मिलेगा, टॉप पे नहीं मिलेगा इसका लिंक। जितनी बार आप सर्च करेंगे हर बार ऊपर नहीं आएगा लिंक। ये रहा डाउनलोड मोंगोडीबी कमांड लाइन वाला आपके पास लिंक आएगा। इसके ऊपर क्लिक कर लो। डेटाबेस टूल लिखा हुआ है, बस इनको सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे हो सकता है आपके पास डायरेक्ट वो पेज ओपन ना हो जहाँ से हमने डाउनलोड करना है। तो जहाँ पर आपने याद से वो हेडिंग चेक कर लेना है, जो हमने चीज डाउनलोड करनी है उसी का हेडिंग आना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं इधर डायरेक्ट आ गई ना, मेरे पास ये वाला हेडिंग आ गया। यहाँ पे ऊपर देखो कितने सारे हमारे पास हेडिंग है। तो आपने चेक कर लेना कि आपने सही हेडिंग वाला ही डाउनलोड करना है। कमांड लाइन वाले हम टूल्स डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपने विंडोज के लिए करना है, यहाँ पे विंडोज ही रहने दो, बस यहाँ पे चेंज करना है। जिप फाइल हमें नहीं चाहिए, हमें एमएसआई में चाहिए। तो डाउनलोड कर लो एमएसआई को। इसको भी डाउनलोड करके रख लेते हैं। सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है, 3 फाइल्स चाहिए हमें बेसिकली। अब जो फाइल्स हमने डाउनलोड की है उसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। इधर इसको रिज्यूम कर देते हैं। तो ये बीच में स्टॉप हो गया था, यही सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा।
और एक ये फाइल होगी, ये टूल्स हो गए। तब तक हम इसको कर लेते हैं, जो डाउनलोड हो चुका है बस इसको एग्जीक्यूट करना है हमने। तो इसको ओपन होने दो। यहाँ पे बस नेक्स्ट कर दो। ये शेल है, इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा है बस वैसे ही इसको इंस्टॉल कर लो। आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। एक ये हो गया, ये मोंगो डीबी शेल हो चुका है फिनिश, एक कंप्लीट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको डाउनलोड होने देते हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं। टूल्स हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। जो जो भी डाउनलोड होता जाए ना, तीनों में से बस उसको एग्जीक्यूट करते रहो, तो वो हमारे लैपटॉप में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, बस नेक्स्ट करना है। इसको एक्सेप्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो, यहाँ से भी नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल। तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारे मोंगो डीबी टूल्स है, यहाँ पे इसको कर दो यस। अब जहाँ पे बस एक बाकी है, ये है हमारा मेन कंपास इसको बोल सकते हैं। तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, इसको कर दो फिनिश। तो इसको भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको बस आपने सेम इंस्टॉल करना है, थोड़ा सा ये टाइम रहेगा इंस्टॉल होने में। ये हमारा मेन सर्वर रहेगा। डाउनलोड तो हो चुका है, बस इसको ओपन करना है हमने। अगर आपके पास इधर से ओपन ना हो ना, आपने डाउनलोड पे आ जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड पे आ चुकी है ये फाइल, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इसको आपने बस स्टेप्स नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट कर दो, एक्सेप्ट कर लो इसको। यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा मेन सर्वर रहेगा। इसको आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करना, कंप्लीट पे क्लिक करके बस इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर दो बस। तो ये यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 64 बिट का है ऐसे कुछ। तो आपके लैपटॉप में इतनी स्पेस भी होनी चाहिए। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी डाउनलोड हो चुका है। ये बेसिकली है क्या, ये जो हमने डाउनलोड किया था ना मोंगो डीबी, ये है हमारा कम्युनिटी सर्वर। कम्युनिटी सर्वर के बीच देखो क्या होगा, इधर हमारा जो भी डाटा आएगा ना, इसी के बीच हमें शो होना है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको कंप्लीट देख लेते हैं, कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे कर दो फिनिश। अब ये सब इंस्टॉल करने के बाद आपने आ जाना है सीधा सीएमडी। सीएमडी ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर आप टर्मिनल में भी टाइप कर सकते हैं। हम सीएमडी में करेंगे। जहां पे लिखो, जो कमांड मैं बताऊंगी सेम लिखनी है आपने। मैं यहाँ चाहती हूँ यहाँ पे शो डेटाबेसेस, एंटर करो। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है हमारा सर्वर। तो पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि सर्वर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। हमने जो जो भी इंस्टॉल किया हुआ है ना, ये हमारा एक मेन मोंगो डीबी कंपास, इसी के अंदर जो भी डेटा आएगा इसी के अंदर आएगा, यहाँ पर हमें शो होना है। इसको कनेक्ट कर लो यहाँ से। कनेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना, ये सारे हमारे डेटाबेसेस हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमारी फेसबुक पे होती है, उनका एक अलग से डेटाबेस होता है। सारे का सारा डेटा उन्हीं सर्वर के बीच में जाके स्टोर होता है। तो जो भी हम ईमेल एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, वो वहां पे जाके स्टोर होता है, जो इनका डेटाबेस होता है। हमारे पास डेटाबेस ये वाला है। अब जहाँ पे आपने जो फर्स्ट कमांड है वो आपने सिर्फ हम टेस्ट करेंगे, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी जो मोंगो हमने इंस्टॉल किया है, मोंगो SH मतलब मोंगो शेल, इसको एंटर कर दो। बस एंटर करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आना चाहिए। ये जरूरी है, नहीं तो आपका सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द सर्वर जनरेटेड, मतलब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। जब भी हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं, हमारा सारा काम सर्वर का होता है। सर्वर सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है, तब हम इसमें कोई ना कोई काम कर पाते हैं। हमें यहाँ पे कमांड लिखूंगी शो डेटाबेसेस। तो मैं इसको कर देती हूँ एंटर। तो मेरे पास ये कुछ डाटा आया है, तो ये आया कहाँ से है वो अब देखो। इस बात को आप याद रखिए, ये कमांड तभी वर्क करेगी अगर आपने मोंगो शेल को ऑन किया है, मतलब स्टार्ट किया है। मोंगो शेल मतलब हमारा मेन सर्वर। अब ये जो डाटा आया है, ये हमारा आया है इस कंपास से। मेरे पास यहाँ पे ये डाटा बेसेस हैं, यूजर, एडमिन, कॉन्फ़िगर, डेमो, ये सारे मेरे पास डाटा बेसेस नेम है। जो जो वहाँ पे डाटा बेस नाम मैंने क्रिएट कर रखे हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत पहले से यूज कर रही हूँ। इसको मैंने क्रिएट कर रखा था पहले ही। तो मेरे पास ये जहां पर जो भी डाटा है ना, इधर जितने डाटाबेस मैंने बनाए हैं वो सारे शो हो गए। अब इसमें क्या क्या आप टाइप कर सकते हैं, पहले वो देखो। एक कमांड ये रहेगी शो डेटाबेसेस। अब मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगी शो डीबीएस। डीबीएस साथ में लिखेंगे, सेम आउटपुट आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शो डेटाबेस,
BASE, लास्ट में हम ऐसे नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। तो आपने ये वाला शो डेटाबेस नहीं लिखना, शो डेटाबेसेस, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं शो DBS। तो जितने भी आपने डेटाबेसेस बनाए हैं वो आपको सारे सारे शो हो जाएंगे। अब इसमें कोई नया डेटाबेस क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी DB डॉट, ये DB हमने लगाना है साथ में, या हम ये वाली कमांड हटा के एक दूसरी कमांड पहले लिख देते हैं। DB हम क्यों लगाते हैं वो देख लो। मैं जहाँ पे लिखूंगी शो, इनमें से कोई एक हम चूज करेंगे, शो टेस्ट चूज करके देख लेते हैं। तो जहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं जहाँ पे लिखूंगी शो एडमिन, एडमिन लिख लो। ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है वो बोल रहे हैं कि शो वाला हमारे पास कीवर्ड वर्क नहीं कर रहा। तो जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शो नहीं आएगा, हम जहाँ पे लिखेंगे, ये सारी कलेक्शंस होती हैं, एक हमारे पास डाटाबेसेस होती हैं। तो मैं जहाँ पे एक नई कमांड लिखूंगी शो कलेक्शंस, मैं जहाँ पे लिखूंगी कलेक्शंस, एंटर करो तो मेरे पास कलेक्शंस क्या आई, यूजर्स। तो ये इसमें सारे के सारे नहीं आएंगे, इसमें एक मेन है यूजर्स वाला। पहले ये क्या है, ये है सब कुछ बाद में देखेंगे। कमांड आपके पास वर्क नहीं कर रही है कि नहीं, जस्ट अभी हम वो टेस्ट करेंगे। तो मैंने एक कमांड लगाई तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, शो कलेक्शंस। तो इधर क्या आया मेरे पास, एंटर करने के बाद डाटा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज एडमिन, यूज एडमिन मतलब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आया, DB। तो DB हमने अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करना, आपने टेस्ट कर लेना है। जे वाली कमांड लिख के यूज एडमिन, इनमें से कोई भी आपने यूज करना है। यूज मतलब मैं इस डाटाबेस के साथ काम करना चाहती हूँ, एडमिन के साथ। जब मैं यूज डेमो वाले जो डाटाबेस है उसके साथ काम करना चाहती हूँ तो आपने यूज लिखना है। तो यूज एडमिन लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा आएगा, उसी कीवर्ड को यूज करेंगे हम जब भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, हो सकता है आपके पास भी सेम ही हो। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगी DB डॉट क्रिएट, यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखेंगे क्रिएट कलेक्शन। तो यहाँ पर कलेक्शन लिखेंगे, कलेक्शन आपने ऐसे लिखनी है, इसके बीच लिखो कलेक्शन का कोई नाम, नाम रख देते हैं इसका, ABC रख देते हैं। इसको एंटर कर दो तो यहाँ पे ओके आ गया, ओके मतलब डन। तो यहाँ पे मेरे पास हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद ये वाली जो कलेक्शन होती है ना, ये मैंने मान लो एक टेबल ही बनाया है। तो ये सब हम बाद में समझेंगे, कलेक्शंस क्या होती हैं सब कुछ ही समझेंगे। फिलहाल जस्ट हमें क्यूरी से टेस्ट करके देखेंगे हमारे पास वर्क कर रही है कि नहीं। तो मेरे पास ओके आ गया, अगर आपके पास ओके नहीं आया इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिखो शो कलेक्शंस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कलेक्शन से लिखूंगी तो मेरे पास क्या है, ABC। ABC आ गया ना। अगर आपके पास ABC नहीं आता, ये वाला जो अभी हमने क्रिएट किया है, अपनी तरफ से क्रिएट किया है, अगर आपके पास नहीं आता तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आ गया ओके है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ शो कलेक्शन तो एरर आएगा, इसलिए साथ में एस से जरूर लिखते हैं, कलेक्शंस आएगा। तो ये हो गया, टेस्ट हो गई कमांड सारी, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा मोंगो डीबी। अगर आपके पास ये मोंगो डीबी इंस्टॉल होगा, वर्किंग में होगा, तभी ये सारी कमांड्स आपके पास वर्क करनी है। इसको CLS करके हम क्लियर कर देते हैं। अब मैं जहाँ पे एक कमांड लिख रही हूँ, DB डॉट जो हमने अभी क्रिएट किया है ना, ABC डॉट, जहाँ पे लिखो ड्रॉप। तो ये क्यूरीज होती है, तो मैं पहले इसको एंटर कर देती हूँ। अगर यहाँ पे ट्रू आ गया ना, तो अब आपकी जो कमांड है वो चल पड़ी। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगी शो कलेक्शंस, एंटर करो। अब इसमें से ABC नहीं है। ड्रॉप कमांड होती है डिलीट करने के लिए, मैंने जो डाटाबेस क्रिएट किया था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब मेरे पास ABC वाला डाटाबेस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, डाटा ओनली, ABC नहीं आएगा, ABC वाला हो गया डिलीट। तो ये कमांड्स बस वर्क करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी कमांड्स है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, कंप्लीट जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बहुत सारी कमांड्स इसमें यूज की जाती हैं। तो उसी को हम सीखेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, नोटपैड पे चलते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे कमांड्स दिखा देती हूँ। नोटपैड, ये मैंने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। यहाँ पे अब हम वर्क करेंगे CRG डू, करंट ऑपरेशन इसको बोलते हैं। यही बस यूज होता है, डाटाबेस पूरे का पूरा इन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। करंट ऑपरेशन होता है C फॉर क्रिएट, R फॉर, C फॉर क्रिएट होता है, R फॉर होता है हमने रीड करना या फिर बोलो और अपडेट करना, डिलीट करना। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो क्रिएट करना है, मैंने कोई डाटाबेस क्रिएट करना है या फिर टेबल क्रिएट करना है, रीड करना है किसी डाटाबेस को या फिर किसी टेबल को, अपडेट करना है, मैंने कुछ चेंजेस करनी है, उसके बाद मैंने डिलीट करना है। बस यही ये इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है कि करंट ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो डाटाबेस पूरे का पूरा इन्हीं के ऊपर घूमता रहता है।
किसी भी यूजर को अगर CRUD ऑपरेशन के साथ काम करना आ गया डाटाबेस के साथ, वो अपने आप ही एक्सपर्ट बन जाता है डाटाबेस में। तो इन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे। जो हमने CMD ओपन किया था ना कमांड प्रॉम्प्ट, इसको थोड़ा सा मैंने इसे साइज इसका बड़ा कर दिया है। जहां से आप कर सकते हैं इंक्रीज साइज, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट, तो फॉन्ट को आप इंक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कर दिया ताकि आपको सामने से बिल्कुल क्लियर नजर आए। तो इसको हम सब कुछ हटा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करें अपनी सारी क्यूरीज बिल्कुल जीरो से, जो जो हमें जरूरत पड़ेगी मोंगो डीबी में। उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि हम कौन सी वेबसाइट से कोडिंग सीख सकते हैं। वो कोडिंग हम सीखेंगे आज। W3 स्कूल की वेबसाइट पे हम चलते हैं। आपको यहाँ पे कमांड्स मिल जाएंगी, हम यहाँ पे साथ में ही लिख देते हैं मोंगो डीबी। तो जो भी आपने सीखना हो साथ में यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं मोंगो डीबी मुझे चाहिए, तो यहाँ पे चले जाते हैं। ये जहाँ हमने W3 स्कूल की साइट पे जाना है, इधर नहीं आना। आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, जहाँ पे आ जाना है W3 स्कूल की वेबसाइट पे। अगर नहीं भी आपको मिले तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ से आपने मोंगो डीबी सिलेक्ट कर लेना है। लेफ्ट साइड में इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब इनका कोड। तो कैसे कैसे अगर आप विदाउट बिना किसी नॉलेज के जहाँ पे आएंगे ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। कुछ भी आपको कोड कैसा मिलेगा, जहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रहा इसका कोड। ये है कुछ लिखा हुआ, इधर है कलेक्शंस का कुछ कोड मिलेगा आपको। ये है कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है। आपको अगर आपने बिल्कुल जीरो से वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी, कुछ भी आपको समझ नहीं आना कि ये हो क्या रहा है, इसको हम क्या करेंगे। लेकिन अब अगर हम यहाँ तक पहुंच गए ना, हमने इसको एग्जीक्यूट करना सीख लिया है। अब आपको समझ आ जाएगी हम जहाँ से कमांड्स कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो जहाँ पे अगर हम सबसे जो पहला काम होता है किसी भी डाटाबेस के साथ काम करने के लिए, डाटाबेस क्रिएट करना। तो जहाँ पे सारी कमांड्स लिखी हुई है, तो इधर लिखा हुआ है मोंगो डीबी क्रिएट डीबी, मतलब डाटाबेस मैंने क्रिएट करना है, तो उसकी मुझे कमांड चाहिए। कमांड क्या लिखी है, यूज ब्लॉग। अब यहाँ पे यूज एक कीवर्ड है, ब्लॉग कुछ भी नाम हो सकता है। सेम कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे। यूज एक डाटाबेस बनाएंगे, मतलब एक डीबी डाटाबेस बनाएंगे, किस नाम से। नाम इस इधर मैं अपना ही रख देती हूँ। इसको एंटर कर दो। तो यहाँ पे लिखा आ गया स्विच टू डीबी, इस नाम से, ठीक है। जो भी नाम से हमने डाटाबेस बनाया है, अगर आपके पास ये वाली लाइन आ जाती है, स्विच कर गया, हम इस लाइन पे स्विच कर गए, मतलब इस डाटाबेस के साथ स्विच कर गए, मतलब ये क्रिएट हो चुका है। और जहाँ पे आपके डाटाबेस का नाम ऐसे आना चाहिए, मतलब डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। एक कमांड हमारी यहाँ पे चल पड़ी। उसके बाद हमने कलेक्शंस बनानी है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप होता है डीबी क्रिएट करना है। उससे भी पहले आपने, ये मैंने पहले भी बता दिया है, इसको आपने कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जब भी इसको आप स्टार्ट करेंगे ना, मोंगो डीबी कंपास जो हमने पहले से ही इसको ऑन कर रखा है, तो यहाँ पर इसको आपने कनेक्ट कर देना है। तो वो कनेक्ट कैसे करना है वो मैंने बता दिया था। फिर भी एक बार चलिए इसको बंद कर देते हैं। हम चल देते हैं यहाँ पे, इधर है मेरे पास ये मोंगो डीबी कंपास, इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसा कुछ आपके पास रहेगा, इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ है, बस यहाँ पे क्लिक कर दो। ये आपका खुद का यूआरएल होता है, जिसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे कनेक्ट लिखो, इस पे क्लिक कर दो, तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला एक नाम का डीबी बना लिया है, डाटाबेस बना लिया है। मैंने कलेक्शन अब बनानी है, तो यहाँ पे हमने आ जाना है। इधर आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो जहाँ, तो इधर से। तो ये हमारे पास जितने भी डाटाबेसेस बनाए हैं ना, जहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये आ गए मेरे पास सारे के सारे डाटाबेसेस। इसको रिफ्रेश करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप समझे ना, सीख लो। जो जो हम इधर काम करते जाएंगे ना, जो इधर काम करना है वो सारा काम इधर हमें शो होगा। अब उससे पहले हम ना पहले ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमने एक कलेक्शन बनानी है, तो ये लिखा हुआ है मोंगो डीबी कलेक्शन। कलेक्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर आप इसको देख के भी लिख सकते हैं, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। बीच में क्या लिखा है, कौन सी कलेक्शन क्रिएट करनी है। तो इसका नाम हम रख देते हैं डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। नाम जहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, स्मॉल में लिख देते हैं। एंटर करो। तो जहाँ पे ओके का आ गया, तो मेरे पास ओके अगर आ रहा है तो मतलब हमारी क्वेरी वर्क कर गई। हमारे पास ये एक आउटपुट आ जाएगी, तो हमारी कमांड चल पड़ी है। अब यहाँ पे इंसर्ट वन का आ रहा है, इंसर्ट वन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे चलते हैं।
इधर कमांड देखो, इंसर्ट है, फाइंड है, अपडेट एंड डिलीट। उसके बाद हमने इसको शो करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, जो हमने पहले कमांड लिखी है, शो, किसको शो कराना चाहते हैं, डीबीएस। एंटर करो। इसमें देखो मेरा नाम आ गया जो अभी मैंने क्रिएट किया। पहले आपने चेक कर लेना है जितने आपके पास डाटा बेसेस हैं उसमें आपका नाम है कि नहीं, तो ये जरूरी है आपके लिए। अब देखो जो मैंने यहाँ पे शो टीवी से पहले जे वाला क्रिएट कलेक्शन किया है ना, जब तक हम कलेक्शन नहीं क्रिएट करते तब तक हमें ये डाटाबेस नजर नहीं आएगा। अब जहाँ पे लेके चलती हूँ आपको, इधर लेफ्ट साइड में देखो मेरे पास ये मेरे नाम का एक डाटाबेस बन गया। तो जहाँ पर हम साथ साथ में आउटपुट देखेंगे, जो जो हम इधर एंट्री करते जाएंगे ना, वो सारी की सारी एंट्री हमें यहाँ पे शो होनी है, क्योंकि डाटाबेस हमारे पास कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा। स्टोर हुआ है तो हमने उसको देखना भी है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं नजर आ रहा, जहाँ पे रिफ्रेश करो, तो रिफ्रेश करने के बाद तभी नजर आएगा जब आप इसमें एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक कलेक्शन क्रिएट कर दी है, इसको आप ऐसे ओपन करके देख सकते हैं। इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो नेम लिखा आ गया। तो जब तक हम ये एक कलेक्शन ऐड नहीं करते तब तक हमें कुछ भी नजर नहीं आना। तो जहां तक आप पहुंच गए हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप इसको ऐसे ट्राई टू योर सेल्फ पे जाके इसको कंप्लीट भी देख सकते हैं, इसकी आउटपुट क्या रहेगी। अब हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ एक डाटा एंटर करना है। जहाँ पे लिखा हुआ ना, ये देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। इसमें हमने एक डाटा एंटर करना है, कैसे करेंगे। सेम क्वेरी है हमारे पास, ये देखो इंसर्ट वन की ये जो भी हमने क्रड ऑपरेशन किया होता है ना, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट, डिलीट, उसमें सबसे पहला काम होता है कि हमने कोई ना कोई डाटा एंटर करना है। तो मेरे पास जो मैंने नाम लिखा हुआ है, इसको या तो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। अगर पेस्ट की ऑप्शन हो सही है, नहीं हो रही तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, db मतलब मेरा डाटाबेस, जो मैंने कलेक्शन बनाई थी, कलेक्शन का नाम क्या था, यहाँ पे। अब जहाँ पे जो मैंने कलेक्शन बनाई है वो नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। अब जहाँ पे ये याद रखिए कि ये एक केस सेंसिटिव है, इसमें अगर हमने कुछ स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो स्मॉल में ही आएगा, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही आएगा। तो यहाँ पे हम किधर थे, यहाँ, यहाँ पे आएगा db.name, नेम मतलब मेरी कलेक्शन, डॉट insert1। अगर insert1 ऐसे लिखा है तो मतलब ऐसे ही आना है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओ कैपिटल है मतलब कैपिटल ही आनी है। तो एक हम यहाँ पे इसको रो भी बोल सकते हैं, रो कॉलम में डाटा आता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी, इधर लिखो कुछ भी, टाइटल आपका क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ABC, लिख देती हूँ। यहाँ पे आएगा टाइटल कॉलन, क्या यहाँ पे लिखेंगे, या फिर आप नाम ही लिख देते हैं किसका, ऐसे कोई नाम लिख देते हैं। तो ये मेरे पास एक कलेक्शन आ गई, मैं इसको एंटर कर दूंगी। आप सेमी कॉलन ना भी लगाओ तब भी ओके है, पहले इसको एंटर करो। तो यहाँ पे ये वाली आउटपुट आई है, अब इसकी आउटपुट मैच करो। ये मेरी आउटपुट है, अब इनकी आउटपुट देखो, सेम ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आउटपुट आनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास ट्रू आ गया, मतलब सब कुछ ओके है, ट्रू आना चाहिए। तो मेरे पास इंसर्ट आईडी आ गई कि इस आईडी में जाके डाटा स्टोर हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेश, डॉक्यूमेंट 1 आ गया, इंडेक्स 1। एक बार जहाँ से कंप्लीट हमने रिफ्रेश करना है, यहाँ पे आ गया नेम। तो ये आ गया मेरे पास डाटा, ठीक है। तो ये आपके पास आना चाहिए एक। तो इधर अगर आपके पास ट्रू का आ गया ना, ट्रू हो गया यहाँ पे, मतलब हमारी कमांड चल पड़ी। तो मेरे पास इधर आके डाटा स्टोर होना चाहिए। ये वाला नेम वाला मैंने जो भी बनाया है ना, एक फील्ड बना मान लो, उसमें ये वाला मेरे पास डाटा आ गया। अब यहाँ पे इसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, एक आईडी आ गई, यहाँ पे लिखो स्टूडेंट नाम, ऐसे कुछ आप ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट का डाटा मैंने स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम का क्या है, उसका नेम अमन, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है हमारी, एक ये क्रिएट हो गया। नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं कौन सी है। ये देखो क्रिएट हो गया कलेक्शन। नेक्स्ट है इंसर्ट करना, इंसर्ट भी हो गया हमारा। यहाँ पे इंसर्ट 1, इंसर्ट करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। ये देखो एक ये मेथड है हमारा, कंप्लीट मैंने एक डाटा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे यही लगाऊंगी अभी। जैसे हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट पे काम करना होता है ना, तब ऐसे ही कुछ ही लगाते हैं हम। मैं चाहती हूँ कि मैंने किसी स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है, डीबी डॉट, किसके अंदर ऐड करना है, जो मैंने नेम की कलेक्शन बनाई है, डॉट इंसर्ट 1
जहाँ पे सेम इसी फॉर्मेट के बीच आपने लिखना है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल नहीं, मैं जहाँ पे लिखूंगी नेम। नेम मतलब स्टूडेंट का नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे रमन लिख देती हूँ ऐसे कुछ। एक हो गया। तो जहाँ पे अब लगाओ कॉमा, उसके बाद इधर लिख देते हैं टाइटल हो गया। और क्या लिखें, रोल नंबर लिख दे। रोल नंबर जहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 रोल नंबर लिख देते हैं। देन अब इसको हम बिल्कुल सेम फॉर्मेट में लिखेंगे। ये वाली जो करली ब्रैकेट है ना, हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये लास्ट में जाके बंद होनी है। ये वाली करली ब्रैकेट यहाँ पे बंद करो। एक हो गया रोल नंबर। एक और एंट्री कर देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं क्लास, एमसीए लिख देते हैं। तो ये है मेरे पास कुछ डाटा, पहले इसको एंटर करो। तो ट्रू आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश किधर गया बटन हमारा, ये वाला है हमारे पास। रिफ्रेश, तो जहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स 2 आ गया ना, पहले 1 था अब 2 आ गया। इसको ओपन करो। ये वाला है एक आईडी, इसके बीच हमारे पास डाटा आना चाहिए। रिफ्रेश नहीं हुआ, रिफ्रेश। ये आ गया दूसरा, नाम है उसका ये, रोल नंबर है ये, क्लास है इसकी ये। मतलब अगर आपके पास ये वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो आप डाटाबेस के साथ काम करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया, बस यहाँ पर एंट्री आनी चाहिए। ये हो गया क्रिएट। अब दूसरी इंसर्ट की क्यूरी देखो, क्यूरी भी बोल सकते हैं इसको, क्यूरीज ही होती हैं ये। यहाँ पे इंसर्ट 1 लिखा हुआ है, तो अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट का डाटा है, मेरे पास 2000 3000 स्टूडेंट है, तो मैं 1 बाय 1 ऐड नहीं करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, एरे यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंसर्ट मैनी, तो हम ये वाली क्यूरी लगाएंगे। ये देखो सब कुछ आपको जहाँ पे ही मिल जाएगा। आप इसको ऐसे समझ भी सकते हैं, अगर आप इसको याद कर सकते हैं याद कर लो, नहीं भी आप याद करना चाहते हैं तो बस ऐसे ही लिख लो। तो ये वाला है हमारे पास। इधर इंसर्ट 1 पहले लिखा था, अब हमने इंसर्ट मैनी लिख देना है। इसके देख लो कैसी है इसकी लुक, सिंटैक्स देख लो। यहाँ पे हम लिखेंगे डीबी डॉट, इसके अंदर ऐड करना है नेम के बीच डॉट इंसर्ट मैनी। अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हैं, जो कुछ भी मल्टीपल ऐड करते हैं ना, उसके लिए हमें एरे यूज करना पड़ेगा। तो एरे हम हमेशा यूज करते हैं जब हमने मल्टीपल वेरिएबल्स बनानी है, जब मल्टीपल वैल्यूज। तो यहाँ फिर अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये वाली ब्रैकेट आनी है, इसके बीच एक एरे ब्रैकेट आएगी, ये होती है एरे ब्रैकेट। बिल्कुल ऐसे ही सिंटैक्स आपका आना चाहिए, राउंड ब्रैकेट के बाद एरे ब्रैकेट, एरे ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट। अब इसके बीच हम इसी को कॉपी कर देते हैं। कॉपी तो चलिए जहाँ पे लिख ही देते हैं। एक मैं चाहती हूँ, पहले नाम रोल नंबर क्लास लिखा था, अब मैं इम्प्लॉय का ऐड कर दे के करके देख लेती हूँ। यहाँ पे ई नेम मतलब इम्प्लॉय नेम, यहाँ पे लिख दो ABC। और यहाँ पे लिख देते हैं EID इम्प्लॉय आईडी, ये हो गई आईडी। उसके बाद और क्या रखिए, सैलरी। चलिए 2 ही रहने देते हैं, ये सिर्फ एक रो है तो मैंने मल्टीपल रोज ऐड करनी है। ये देखो ऐसे मल्टीपल रो ऐड होती हैं। एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करके दूसरी एंड कर देंगे, तो यहाँ पर मेरे पास एक करली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से दूसरी फिर से स्टार्ट करो, कॉमा लगा के अब इसमें वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे ई नेम, दूसरा नेम लिख दो, दूसरे एम्प्लॉय का नाम लिखो यहाँ पे, और EID उसकी, अब आईडी हम चेंज कर देंगे। इधर लिख देते हैं 4 5। बस 2 ही नाम ऐड करनी है। तो अब मेरे पास 2 एंट्रीज आनी चाहिए, जहां पर मेरे पास 2 एंट्रीज एक साथ आनी चाहिए, क्योंकि हमने मैनी लगाया हुआ है। तो मैं जहाँ पे एंटर कर देती हूँ, यहाँ पे आ गया ट्रू। एक जहाँ पे 0 आ गया, दूसरा आ गया 1, मतलब 2 एंट्रीज आ गई। बस यही हमें चाहिए, इसको रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे देखो एक ये आ गया इम्प्लॉय, एक ये आ गया। बस ये हो गया हमारा डाटा एंटर।
तो ये हमारा मोंगो डीबी की बेसिक क्यूरी है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड का, पहले जे वाली इंसर्ट वाली हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड। फाइंड हमने करना, फाइंड क्यों यूज किया जाता है जी, इन्होंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास फाइंड मेथड यूज किया जाता है, हमने सिलेक्ट करना है डाटा। सिलेक्ट मतलब उसको हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये डाटा है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, डीबी डॉट पोस्ट, मतलब हमारी कलेक्शन का नाम। मैं लिखूंगी डीबी डॉट नेम डॉट, क्या साथ में हमने लिखना है, फाइंड। तो यहाँ पे लिख लो फाइंड, एंटर। तो ये देखो पूरा डाटा मेरे पास आ गया, जो जो भी हमने उसमें एंटर किया है। ये वाला इधर गया भाई, यहाँ से कर लेते हैं नीचे। ये रहा फाइंड, कितने हैं, एक रमन का है, एक एबीसी है, एक हमने एक्स वाई जेड किया था। जो जो भी आपके पास इस कलेक्शन, इस डाटाबेस में जो जो वैल्यू होगी ना, जो भी हमने एंटर किया होगा, उसको आप यहाँ से फैच कर सकते हैं। अगर मैंने स्टूडेंट नाम का पूरा डाटा देखना, मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे क्वेरी फाइंड की। तो फाइंड वाली क्वेरी क्लियर होगी आपके पास। फाइंड वन लिखा हुआ है, फाइंड वन करेंगे तो आप फाइंड वन लिख लो साथ में, डीबी डॉट नेम कलेक्शन, यहाँ पे लिख लो फाइंड वन। ये सारी क्यूरीज है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ एक का देखना है तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, फाइंड वन के लिए सिर्फ एक पर्सन का। उसके बाद क्यूरिंग डाटा, तो यहाँ पर क्यूरिंग डाटा क्यों यूज करते हैं, जितने भी हमारे पास क्यूरीज है, यहाँ पर हमारे पास दो मेथड थे, फाइंड और फाइंड वन। तो पहले इसके अंदर मैं फिल्टर लगाना चाहती हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे वन लिखा, वन के बीच पता नहीं किसी का डाटा इसने उठा लिया, मुझे अमन का चाहिए नहीं, मुझे रमन का चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, ये वाली हम क्वेरी यूज करेंगे, जी डीबी डॉट नेम कलेक्शन का नेम। उसके बाद लिखो फाइंड, मैं फाइंड करना चाहती हूँ, किसको फाइंड करना है, वो लिखो जिसकी ई आई डी क्या है, ई आई डी क्या रखे हमने, लगाई है 45। तो यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास एक्स वाई जेड आना चाहिए। एंटर करो तो मेरे पास एक्स वाई जेड का सारा डाटा आ गया, जो जो भी इसके पास होगा। बेसिकली हम इसके साथ आईडी के ज्यादा साथ काम करते हैं। स्टूडेंट का सारा डाटा देखना है तो मैं रोल नंबर यूज करूंगी। एम्प्लॉय का डाटा देखना है तो मैं ई आई डी, मतलब एम्प्लॉय की जो पर्टिकुलर आईडी होती है, यूनिक आईडी, उसके साथ हम डाटा फैच करते हैं। मैंने पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा देखना था तो मैंने यहाँ पर उसका रोल नंबर लिख दिया। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये फाइंड वन। जहाँ पे फाइंड वन, ये फाइंड वाला यूज करते हैं साथ में एक पर्टिकुलर वैल्यू लगा के। ये भी हो गया क्लियर। देन ये है एक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्यों यूज करते हैं वो भी साथ में इन्होंने बताया हुआ है, पहले इसको हम लगाते हैं फिर देखते हैं प्रोजेक्शन क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डीबी डॉट कलेक्शन का नेम, साथ में लिखो फाइंड। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसको इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, पहले वाले को। अब यहाँ पे लिखो कॉमा, उसके बाद मुझे डाटा चाहिए, कौन सा डाटा चाहिए, मुझे टाइटल में हम नेम लिख देते हैं, ई नेम चाहिए मुझे। और अगर मैं यहाँ पे ई नेम लिख दूँ, अमन नेम है, अमन एक्स वाई जेड लिख देते हैं, एंटर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है एरर। तो यहाँ पे देखो ये हमारे लिए एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने पहले जितने मेथड यूज किए ना, एक फाइंड वन, इन दोनों को यूज करके, हम इन दोनों को कंबाइन करके जो मेथड बनाया जाता है उसको ही हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन के बीच यहाँ पर मुझे ये वाला जो डाटा मिला है ना, इधर पहले मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद मैंने ये कुछ डाटा ऐड किया, वो मैंने फॉर्मेट गलत लिख दिया था, इसीलिए हमारे पास डाटा नहीं आया। मैंने दो पर्सन का दो कैटेगरी से डाटा उठाना है। देखो कैसे उठाएंगे, मैंने सिंपल इसको बोला था कि ई नेम मुझे चाहिए एक्स वाई जेड का, लेकिन जे क्यूरी यहाँ पे नहीं चलेगी। जे कैसे चलेगी, यहाँ पे लिखो एक मुझे ई नेम चाहिए, ठीक है,
उसके बाद मुझे एक और चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए इधर देख लेते हैं। एक मैंने ई नेम लिखा हुआ है, एक नेम लिखा हुआ है। तो उसको हमें जो नेम लिखा है दूसरा, ई नेम चाहिए मुझे, जहाँ पे वन ही लिख देते हैं। एक चाहिए मुझे नेम। तो क्यूरी लगानी कैसे है जी, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। इसमें भी हम वन ही लिख देते हैं, और लास्ट में बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में बंद कर देते हैं। एंटर करो। अब क्या बोल रहे हैं, टोकन। अच्छा, जहाँ पे फिर से मैंने लगा दिया, एक करली ब्रैकेट नहीं लगाई, जहाँ पे लगाओ बिल्कुल सेम फॉर्मेट। पहले इधर चलते हैं। ये है मेरे पास सारी कलेक्शन, जो भी मेरे पास डाटा है। तो जहाँ पे मैंने इसको बोला क्या है, सिर्फ मुझे ई नेम चाहिए, एक जो नेम है एंटर। तो पूरे डाटाबेस में जहां जहां भी ई नेम होगा, ये देखो ई नेम फील्ड है ना, जहां जहां भी ई नेम होगा, जिस जिस आईडी में वो सारा डाटा आ जाएगा। जहां जहां भी नेम होगा वो डाटा आ जाएगा। दो फील्ड का डाटा हमें उठाना है, तो उसके लिए हम ये प्रोजेक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ई आईडी चाहिए, मतलब इम्प्लॉय का डाटा भी उठाना है, स्टूडेंट का डाटा भी उठाना है, या स्टूडेंट का मार्क्स भी उठाने हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर भी उठाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का नाम। तो यहाँ पे आप साथ में एक वैल्यू लिख दो, किसका कितनी वैल्यू जाएगी। ये हो गया प्रोजेक्शन कंप्लीट। अब जहाँ पे ये इनको आप स्किप करके नेक्स्ट अपडेट पे जा सकते हैं। अपडेट जो हमारी मेन क्यूरी होती है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली क्यूरी। अपडेट हम हमेशा करते ही रहते हैं, डेली के डेली अपडेशन होती रहती है। कोई स्टूडेंट आ गया, कोई चला गया, कोई फेल हो गया, कोई पास हो गया, किसी को ऐड मार्क्स करने हैं, किसी को रिमूव करना है, ये डेली अपडेशन चलती ही रहती है। तो उसके लिए हम अपडेट क्यूरी लगाते हैं। उसके लिए है क्या, जहाँ पे क्यूरी लिखा हुआ है, ये एक मेथड है अपडेट वन। सेम ऐसे ही लिखते हैं। तो कैसे करेंगे ये, जो हमने अपडेट करना है, मान लो इसमें से कुछ, इधर से मैंने जो रमन लिखा हुआ है उसका नाम चेंज करेंगे। क्योंकि मैंने मान लो रमन नहीं लिखना, इसका कोई नाम कुछ और है, तो मैं वो चेंज करूंगी। मैं क्या लिखूंगी, सेम हम क्यूरी जहां से ही ले लेते हैं। डीबी डॉट आपकी कलेक्शन का नेम, सेम ऐसे ही अपडेट वन लिखना है। यहाँ पे लिखो, किसको अपडेट करना है, टाइटल लिखो। मैं जहाँ पे करूंगी, इधर आप चेक कर लो, एबीसी को अपडेट करना है। एबीसी को मैं अपडेट करूंगी। देन इधर हम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है उधर मेरे पास, रमन। उधर जो लिखा हुआ है मैं रमन लिखूंगी। जहां पे लिखो कॉमा, इसके बाद लिखना है कॉमा, इधर लिखो डॉलर सेट। डॉलर सेट कर दो इसको, क्या, जहां पे लिखो क्या सेट करना है, मैं जहां पे लिखूंगी लाइक्स। ये लाइक्स ऐसे नहीं है, लाइक्स एक कीवर्ड होता है। मैं जहां पे लिखूंगी लाइक्स, क्या लिखें जहां पे, ऐसे लिख देते हैं। एंटर। तो यहाँ पे ट्रू आ गया, इंसर्टेड, यहाँ पे आ गया सब कुछ मेरे पास। हो गया अपडेट, ट्रू आना चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे। रिफ्रेश कर लो। हमने कहाँ पे चेंजेस की है, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ट्रू तो मेरे पास आ गया है। मैंने यहाँ पे जो एबीसी है उसमें जो, अच्छा मैंने गलत क्वेरी लगा दी, जहाँ पे एबीसी में अमन है। जल्दी से चेंज करो इसको। जो एबीसी में अमन है, उसको कुछ ऐसे हमने चेंज करनी है वैल्यू। रिफ्रेश करो इसको। तो अब देखो, यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू चेंज करनी थी, अपने आप यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पर अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप अपना कोई कीवर्ड अपना ऐड कर दो, ठीक है। लाइक से जगह आप कुछ और लिख दो। ये अपडेट हो गया।
ये अपडेट 1 का है, लेकिन मैं 1 बाय 1 नहीं करूँगी। मैंने जहाँ पर किसी वैसे तो अपडेट हम एक को ही करते हैं ताकि बाकियों को फ़र्क ना पड़े, तो इसीलिए हम इसमें सिर्फ़ एक ही करेंगे यूज़। अब जहाँ पे आपके पास है, इधर आपने देखा है कि चेंजेस हुई कि नहीं। अगर मैं इधर ही चे देखना चाहूँगी चेंजेस हुई है कि नहीं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये वाली क्वेरी लगा सकते हैं। अपनी जो भी फाइंड करना है, जो आपने टाइटल लिखा है, लगा ही देते हैं। मैं जहाँ पे चाहती हूँ कि जो मैंने चेंजेस किए हैं, मुझे जहाँ पे ही नज़र आ जाए। डीवी डॉट नेम वाली जो कलेक्शन थी, उसमें मैंने चेंज किया है। फाइंड करो, क्या चेंज किया था हमने? एबीसी लिखा हुआ था, अमन, एंटर। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जहाँ पे जो जो मैंने चेंजेस किया है वो भी साथ में आ गई। अमन था, उसमें आर हमने ऐड कर दिया, अपडेट हो गया। अपडेट की क्वेरी हो गई। अब जहाँ पर जे वाली जो है इंसर्ट की, ये भी सेम क्वेरी है। मैंने अपडेट किया है, पहले एक पर्सन को अपडेट किया है, अब मैंने मल्टीपल पर्सन को करना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी अपडेट 1, तो यहाँ पर जो अपडेट 1 लिखा हुआ है, इधर मैंने जो जो भी टाइटल वगैरह लिखना है, पहले बहुत ही छोटी सी क्वेरी थी। उस क्वेरी में और इस क्वेरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। क्यों यूज करते हैं वो देख लो। यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास जहाँ पर एबीसी में अमन है, नेम में रमन है, ई नेम में ये है कुछ वैल्यू। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, मैंने इंसर्ट नहीं की, तो उसको मैं पहले इंसर्ट करूंगी, फिर मैं उसमें अपडेट करूंगी। मतलब साथ में ही हम चाहते हैं कि इंसर्ट करके मैं उसमें अपडेट कर दूं, तो हम ये क्वेरी लगाएंगे। पहले हम जहाँ पर ये देखो टाइटल लिखा हुआ है कि मैंने ये वाला टाइटल ऐड करना है, उसमें क्या क्या वैल्यू ऐड करनी है, मैं नया स्टूडेंट ऐड करूंगी। कोई स्टूडेंट नया आया है, उसमें मैंने कुछ ना कुछ अपडेट करनी है, लेकिन उससे पहले मैं उसको इंसर्ट करूंगी। मेरे पास यहाँ पर जितने भी कलेक्शन है, 1 2 3 4 कलेक्शंस हैं, इसमें फिफ्थ कलेक्शन मैंने ऐड करनी है, तो उसमें ही अपडेट करनी है। तो मैं ये पूरी पूरी क्वेरी लगा दूंगी। इसको हम लगा ही देते हैं। इधर ही चलते हैं। जहाँ पे हमने क्या करना है, जो मेरे पास डीबी है उसमें जो नेम है कलेक्शन, उसको मैं चाहती हूँ अपडेट 1। अपडेट भी करना है, जहाँ पे लिख ले तो साथ साथ में ऐसे ही लिखते जाते हैं। इधर मैं लगाऊंगी एक, चलिए इसको बंद कर ही देते हैं, बाद में हमें सब भूल ना जाए। इसके बीच आएगा एक, मैं जहाँ पे ऐड करूंगी टाइटल। मैं ऐसे ही बता रही हूँ, टाइटल मैंने लगाना है। टाइटल के बीच में क्या लिखूंगी, जहाँ नेम लिख देते हैं, चलिए। टाइटल नहीं लिखना तो नेम 1, ये मैंने एक ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख दो, एक नेम ऐड कर देते हैं, प्रिया कर देते हैं। प्रिया ऐड करना है। देन यहाँ पे लिखो कॉमा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बीच डॉलर सेट करना है। सेट क्या करेंगे, एंटर प्रेस हो गया। सेट के बाद जहाँ पे लिखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, जो टाइटल रहेगा जहाँ नेम लिख लेते हैं, ये तो रहेगा उसका नेम। नेम इसको हम दे देते हैं, एक नया नेम देना है। प्रिया हमने जो पहले दिया है अरिया, ये एक है नेम। और एक लिखो ई आई डी। ई आई डी हम लिख देते हैं 67। बस इतने ही काफी है। साथ में बस 10 ही देते हैं, इतना ही। ये वाली जो हमारी ब्रैकेट है, इसके बाद हम डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकते। मैं जहां पे लिखूंगी, इस वाली करली ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाओ, इस करली ब्रैकेट के बीच लिखो अपसर्ट, अपसर्ट ट्रू। तो पहले इसको हम एंटर कर देते हैं। इसमें आ गई प्रॉब्लम, जे वाला कॉमा के कौन सा है, अच्छा जहां पे, जहां पे कॉमा आएगा ऐसे, पहले नेम ऐड करना, फिर ई आई डी ऐड करेंगे। तो मैंने कॉमा लगाना था, तो हमने कॉलन लगा दिए, एंटर। तो मेरे पास यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये वाला जो मैंने लास्ट में लगाया ना अपसर्ट, ये वाला अपसर्ट लगाया हुआ है, इसको अब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। प्रॉपर्टीज, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
तो ये वाला हम अपसर्ट लगाया है ना, अपसर्ट ट्रू, ये लगाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसके बिना हमारी क्वेरी नहीं चलेगी। जहाँ पे देखो अपसर्ट लगा हुआ है ना, ये देखो इसकी ये मेन सिंटैक्स है इसका। अब जहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करो, जहाँ पे देखो नाम उसका प्रिया वन, पहले उसका नाम प्रिया था, उसके बाद मैंने इसको रिया किया, तो ये इसकी अपडेशन है, ठीक है। सेम ऐसे ही पहले उसका जो नाम था अमन था, ये वाला, उसके बाद लाइक यहाँ पे आ गया कुछ, या उसका जो भी नया नाम है उसको मैंने चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही मेरे पास एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले प्रिया लिखा था, अपडेट करके मैंने इसको रिया कर दिया। तो बस यहाँ पे आपकी ट्रू आनी चाहिए कंडीशन। ट्रू आने के बाद आपका डाटा अपडेट हो जाएगा अपने आप। अब ये तो सिर्फ अपडेट वन के लिए है, अपडेट ज्यादा करनी है तो हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। मैनी अपडेट करने, ये अपडेट वन था तो साथ में इन्होंने दी हुई है क्वेरी दूसरी, अपडेट मैनी, तो बस आपने अपडेट मैनी ऐड कर देना। कैसे करेंगे, ये वाली हमारी क्वेरी है, ये लगा के देख लेते हैं। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कंप्लीट देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसी रहेगी, साथ में आउटपुट भी दी होती है इन्होंने। पहले इसको थोड़ा सा समझ लो, जहाँ पे डीबी डॉट, जहाँ पे आपके कलेक्शन का नाम अपडेट मैनी करना है, तो यहाँ पे आईएनसी लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। और जहाँ पे देखो इन्होंने कितने हुए हैं, मैच्ड काउंट 5, मतलब टोटल 5 एंट्रीज इन्होंने अपडेट की है, तो जितनी भी होगी वहां पे वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं, हम अपनी क्वेरी लगा देते हैं, डीबी डॉट आपकी कलेक्शन का नाम अपडेट मैनी। अब यहाँ पे लिखो कैसे अपडेट करना है, पहले इसका पूरा सिंटैक्स लिख देते हैं। ये वाला जो पहले वाला है, इसको हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे। यहाँ पे अब आपने बताना है कितनी फील्ड को आपने अपडेट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी फील्ड नहीं है, हम आईडी जहाँ लगा देते हैं। ये जो आईडी लिखी है इसको यूज करके देख लेते हैं, अगर इसके साथ नहीं हुआ तो हम ई आईडी लगा देंगे। अपडेट मैंने करना है डॉलर, यहाँ पे देखो INC, मतलब इंक्रीमेंट करना है। किसको इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट गलत लगा दी, ऐसे आनी है। जहां पे जे वाली ब्रैकेट आएगी, जे वाला जो इंक्रीमेंट है ये भी ब्रैकेट के बीच ही आएगा, करली ब्रैकेट के बीच, और ये लास्ट में बंद कर दो। यहाँ पे लिखो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट किसको करना है, तो मैं पहले यहाँ पर आईडी लिख देती हूँ, आईडी लिख के देख लेते हैं। आईडी वन लिख देते हैं, वैसे वन है नहीं उसमें, इन्होंने आईडी जे जो लगाई हुई है ना ऑब्जेक्ट आईडी, तो इसमें वन है नहीं कहीं, पहले इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 हो गई, चलो उठा ही ली उसने आईडी, तो मेरे पास 5 मैच्ड, जितनी भी मेरे पास वहां पे एंट्रीज है वो सारी अपडेट हो गई। पहले यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इधर आ गया ID 1, ID 1, ID 1, तो हर एक में आईडी ऐड हो गई, ठीक है। सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अब जहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, मोंगो डीबी में किसी भी जेसन फाइल को हम अपने डाटाबेस में के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें एक जेसन फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जहाँ से अपनी ही कोई फाइल इधर से एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, मतलब जेसन फाइल हम खुद की कैसे बनाते हैं। मेरे पास ये सारे डाटाबेसेस है, मैं एक डाटाबेस सिलेक्ट करूंगी, इसमें 2 एंट्रीज है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर फुल कलेक्शन लिखा हुआ है, तो जहाँ पे जेसन है इसको आप एक्सपोर्ट कर लो, कहीं भी इसको सेव कर दो, जाके मैं डेस्कटॉप पे कर देती हूँ। नाम इसका रख देते हैं, क्या नाम रखें इसका, JS फाइल डॉट जेसन। तो डॉट जेसन के साथ जरूर सेव करना है, तो जेसन की फाइल हमारे पास होनी चाहिए। डेस्कटॉप पे चलते हैं, मैं दिखा देती हूँ फाइल जो रहेगी हमारी। तो ये है मेरे पास एक फाइल, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको टॉपिक को बोलते हैं ये वो है, क्योंकि जब भी कंपनीज में जॉब करते हैं ऐसे ही हम काम करते हैं, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये है मेरे पास जो अभी मैंने एक्सपोर्ट की है फाइल, इसमें 2 एंट्रीज है मेरे पास, एक आईडी है, एक यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये इस फॉर्मेट में है, इसमें यहाँ पर देखो इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, मतलब ये एरे के बीच में है। तो इसको बंद कर देते हैं, इसको मैं चाहती हूँ अपने इस डाटाबेस के अंदर लेके आना। ये काम हम तब यूज करते हैं जब हम मल्टीपल टीम मेंबर्स मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। हर एक ने अपनी अपनी फाइल दूसरे को सबमिट करनी होती है कि हमने इतना काम कर लिया, इसको एक प्रोजेक्ट के अंदर डाल दो, मतलब ये सारी फाइल्स एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। इवन आप जब गिटहब से भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं, उसमें आपको एक डाटाबेस की अलग से फाइल मिलती है, जेसन फाइल, उसको आप अपने डाटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे।
ये सब करने के लिए हमें एक पाथ सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो पाथ कैसे कैसे सेट करेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो इधर देखो, ये जितने भी डाटाबेसेस है हमारे पास, इसी के बीच हमने एक नया डाटाबेस इंपोर्ट करना है। एक एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे हमने जो पूरा हमने इसको ओपन किया हुआ है ना कमांड प्रॉम्प्ट को, इसको बंद कर दो। सब कुछ बंद करना है, फिर ना कहना कि ये हमारे पास ट्रिक वर्क नहीं करी। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट आपने बंद कर देना है। और जहां पर इधर जाके सर्च करो जिधर आपने मोंगोडीबी इंस्टॉल किया हुआ है। तो सी ड्राइव में है हमारे पास, बेसिकली होता है प्रोग्राम फाइल्स पे जाना है। इसको क्लिक करो, मोंगोडीबी जहाँ पे सिलेक्ट कर लो। सर्वर लिखा हुआ है कि टूल्स, हमने टूल्स पे जाना है। और जहां पर आपने बिन तक ओपन करके जे वाला जो ऊपर पाथ है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी, जहां पे आके सर्च करो ENV इन्वायरमेंट सेट करेंगे तो एडिट द सिस्टम सिस्टम इन्वायरमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करो। इधर पाथ लिखा हुआ है। सिस्टम वेरिएबल्स के बीच आपने जो पाथ लिखा है उसको सिलेक्ट करना है, ना कि ऊपर। इसको एडिट पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो। तो मैंने जहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे आपने अपना पाथ पेस्ट करके ओके कर देना। तो मैं नहीं कर रही, मैंने पहले ही कर रखा है। तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, बस आपने ओके कर देना, सब कुछ ओके। इसको बंद कर दो, रिफ्रेश जरूर करना है। उसके बाद CMD ओपन नहीं होना चाहिए बस आपका, अगर ओपन है तो सारा पाथ सेट करने के बाद आपने CMD बंद करके फिर से चलाना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम CMD, इसको ओपन कर लो। तो जहाँ पे आ जाएंगे, इसको बड़ा कर देते हैं। ये वाला जो हमारे पास है ना, जिसको आपने इंपोर्ट करना है, जो भी जेसन फाइल आपके पास होगी, इसको राइट क्लिक करके इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं आपने किसी और फोल्डर में रखना है। इसकी जो लोकेशन है कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इधर कहीं भी आपने मोंगो को स्टार्ट नहीं करना, मोंगो डीबी को स्टार्ट नहीं करना, आपने इससे बाहर आ जाना, ठीक है। ऐसे आपकी लोकेशन होनी चाहिए यूजर डेल। यहाँ पे लिखो मोंगो इम्पोर्ट। तो ये एक हमारे पास इसको आप कमांड बोल सकते हैं, जो तभी वर्क करेगी अगर आपने पाथ सेट किया होगा। इन्वायरमेंट में जाके वेरिएबल्स का पाथ सेट करेंगे तब जाके ये वर्क करेगी। इंपोर्ट, यहाँ पे मोंगो इंपोर्ट लिखो। अब जहाँ पे जो मैं लिखूंगी, हमने पाथ एक उधर सेट किया था, जिधर हमने इन्वायरमेंट सेट किया है, एक वो पाथ रहेगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अभी पाथ कॉपी किया है, जे वाला जो मेरे पास फाइल थी ना, जेसन फाइल, इसको कॉपी करो। उसके बाद जे जो है इसका नाम, तो यहाँ पे देखो, ये .json के साथ सेव होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिख देना है स्लैश, डेस्कटॉप के बाद यहाँ पे स्लैश लिखो, उस फाइल का नाम .json। यहाँ पे आपने लिखना है -d, मतलब डाटाबेस का एक नाम। मैं डाटाबेस का नाम यहाँ पे रख देती हूँ, स्टूडेंट रख देते हैं। और जहाँ पे भी आप चेक कर लो, स्टूडेंट नाम का कोई भी डाटाबेस नहीं है मेरे पास। तो इधर चलते हैं, स्टूडेंट नाम का डाटाबेस बनाना है। -c मतलब कलेक्शन, उसमें लॉगिन लिख देते हैं। लॉगिन नाम की कलेक्शन बनेगी, जे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। लॉगिन नाम की एक कलेक्शन बनेगी। कलेक्शन के बाद अब जहाँ पर देखो, जो मेरे पास फाइल रहेगी ना जेसन फाइल की, उसके जो वो एरे में थी। मैं एक बार इसका फॉर्मेट दिखा देती हूँ आपको। तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। क्योंकि जब हमने बहुत बड़ा डाटाबेस इंपोर्ट करना होता है ना, उसको किस रूप में इंपोर्ट करेंगे ये जरूरी है। इसमें देखो, मेरे पास एक जे यूजर नेम पासवर्ड है और एक जे यूजर नेम पासवर्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि जे अलग से ही रहे। एक जे मेरे पास कलेक्शन बने, एक जे वाली, मतलब दो मेरे पास फाइल है, एक जे है और एक जे। अगर हम जहाँ पे एरे के बिना ही इसको इंपोर्ट कर लेंगे ना, तो ये दोनों को मिक्स कर देगा, मतलब दोनों को सिर्फ एक ही नाम दे देगा। तो इसीलिए हम जहाँ पे लिखेंगे, अगर मेरे पास सेम ऐसे ही 100 स्टूडेंट का डाटा है ना, तो वो 100 स्टूडेंट के डाटा को एक ही लाइन में लिख देगा या एक ही वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो उसके लिए हम इसको बोलेंगे कलेक्शन में। तो कलेक्शन को हम एरे में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, एरे में लिखा हुआ है, तो ये एरे में है, ठीक है फाइल। तो एरे में बेसिकली ये होती है। मैं जहाँ पे लिख दूंगी माइनस माइनस, पहले मैं इसको ऐसे ही एंटर कर देती हूँ। एंटर करो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो मेरे पास देखो जीरो डॉक्यूमेंट, यहाँ पर सब कुछ ओके तो हो गया है, लेकिन मेरे पास कुछ भी इंपोर्ट नहीं हुआ। तो अब मैं इसको बोलूंगी माइनस जेसन एरे, एंटर कर दो।
तो अब मेरे पास देखो 2 डॉक्यूमेंट इंपोर्ट हो चुके हैं। ये कमांड आपके पास तभी वर्क करेगी अगर आपने पाथ सेट किया था जो हमने एनवायरनमेंट में जाके सेट किया। नहीं तो आपके पास कुछ भी वर्क नहीं करेगा, आपके पास एक एरर आनी है। उसको एरर में क्या आएगा, जो मोंगो इंपोर्ट है वो हमारे पास स्पेसिफाई नहीं है। तो ये एरर आनी है, उस एरर को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम इधर चलते हैं, यहाँ पे चलो, रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे देखो, स्टूडेंट नाम का एक डाटाबेस बन गया, उसके बीच हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट आ गए। तो ये हमने इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ये हो गया मेरे पास कंप्लीटेड इंपोर्ट। ये काम हम जब जॉब्स में जाते हैं ना, कंपनीज में काम ऐसे ही होता है, उसमें 1-2 कलेक्शन नहीं होती, 1-2 एंट्री नहीं होती। 1000 2000 ऐसे एम्प्लॉय का डाटा होता है, प्रोडक्ट का डाटा होता है, वो सारी फाइल्स, इतनी भी नहीं, 10,000 तक हमारे पास फाइल होती हैं। उन सारी फाइल्स को हमने अपने डाटाबेस में इंपोर्ट करना होता है। उसके लिए आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास फाइल किस फॉर्मेट में है। वैसे तो बेसिकली वो एरे फॉर्मेट में ही होती है, तो आप जहाँ से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसी ब्रैकेट है, एरे वाली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये एरे में है, तो आपने एरे साथ में लगाना है। अगर एरे नहीं है तो बस आपने एरे हटा देना, बाकी सारी कमांड सेम रहेगी। तो एरे नहीं लगाएंगे हम, एरे के बिना ऐसे ही हम कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा एक अलग से टॉपिक, मैं इसकी अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ पाथ कैसे सेट करेंगे, तो वहां से भी आप सीख पाएंगे। अब आप जहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, इसको एंटर करके दूसरी कमांड लगाते हैं। मैंने डाटाबेस चेक करनी है, तो यहाँ पे लिखो शो डीवीएस। अभी यहाँ पे ये रन नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मोंगो को स्टार्ट नहीं किया। तो अभी हम मोंगो एसएच को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने उसी में काम करना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी शो डीबीएस, तो मेरे पास स्टूडेंट नाम का आना चाहिए। ये देखो स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज स्टूडेंट कर देती हूँ। यहाँ से शो स्टूडेंट हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली कमांड नहीं वर्क करेगी। यहाँ पे लिखो db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, एंटर। तो जहां से मेरे पास स्टूडेंट वाला है डाटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जहां तक कोड कंप्लीट, इसको हम कर देते हैं क्लियर सब कुछ। तो इंपोर्ट भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब मैं जहाँ पे भी आपको दिखाई देती हूँ कि जो मैंने अभी क्रिएट किया है ना, उसके बीच मैंने उसको एक नाम बोला था। यहाँ पे चलते हैं, ये है स्टूडेंट वाला, जहाँ पे लॉगिन है। लॉगिन के बीच हमने इसको बोला था एक, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यूजर नेम आ गया, एक पासवर्ड आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो मैंने एक डाटाबेस का नाम दिया था, एक कलेक्शन का नाम। तो मैंने स्टूडेंट दिया था डाटाबेस का नाम, और कलेक्शन का नाम लॉगिन। तो यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपने डाटाबेस का नाम क्या देना है और कलेक्शन का नाम क्या देना है। तो आप अपने डाटाबेस के अकॉर्डिंग नाम सेट कर सकते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं, इसका काम हो गया खत्म। नेक्स्ट चलो। अब हम W3 स्कूल की वेबसाइट पे ही चलते हैं। ये वेबसाइट मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको कहीं भी नोट्स लेने लेने जाने की जरूरत ना पड़े। आप सारे नोट्स विद यहाँ पर थ्योरी, विद थ्योरी आप यहाँ पे प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, हर एक लैंग्वेज सीखने के लिए ये सही है। बस यहाँ से अब हम डिलीट करना चाहते हैं, किसी भी अपने डाटाबेस को डिलीट करना है, तो मैं जा डाटाबेस को डिलीट कर सकती हूँ। डाटाबेस को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप यूज करते हैं। आपने सिंपल ड्रॉप क्वेरी लगानी है, लेकिन अगर हमने किसी भी कलेक्शन के बीच एक पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करनी है, तो उसके लिए हम डिलीट वन यूज करेंगे। तो इसको देख लेते हैं जी कैसे काम करेगा। हम स्टूडेंट में से ही डिलीट कर देते हैं, स्टूडेंट वाली डाटाबेस में। इसको हम थोड़ा ऐसे छोटा कर देते हैं। ये है मेरी क्यूरी। मैं लिखूंगी यहाँ पे डीबी डॉट, मेरे पास कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट। मैं चाहती हूँ डिलीट वन। डिलीट वन करना है हमने। डिलीट वन सिर्फ एक ही एंट्री हम डिलीट करेंगे। क्या डिलीट करना है, यहाँ पे देख लेते हैं, यूजर नेम। मैं चाहती हूँ यूजर नेम डिलीट कर दो, और जहां पे लिख लो यूजर नेम GH, इसको डिलीट करना है। एंटर कर दो, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ पे रिफ्रेश करो, इधर से हम रिफ्रेश कर देते हैं। हमने जे वाला डिलीट किया है, रिफ्रेश।
कौन सा हमने किया है, स्टूडेंट वाला? अभी जहाँ से डिलीट तो हो जाना चाहिए, एक बार फिर से चेक कर लें इसको। मैंने इसको बोला है डीबी में से स्टूडेंट्स लिखा है, तो इधर क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम है, स्टूडेंट वाला है मेरे पास, एस नहीं आएगी। एंटर। इसको रिफ्रेश अब करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास, अच्छा फिर से हमने गलती कर दी, कोई नहीं भाई, कभी कभी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास डाटाबेस का नाम है, तो मेरे पास लॉगिन आएगा। मेरे पास जो लॉगिन का कलेक्शन है, हम यहाँ पे कलेक्शन नेम लिखते हैं ना कि डाटाबेस नेम। डीबी, डीबी यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट में जो लॉगिन वाली कलेक्शन है उसमें से मैंने यूजर नेम जीएच वाला डिलीट करना है। अब देखो डिलीटेड अकाउंट 1 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ रहा था, अब यहाँ से ये डिलीट हो गया, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हो गया डिलीट जीएच वाला। तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं 1, एक आइटम हमने डिलीट करनी है। सेम ऐसे ही अगर आपने मैनी करनी है, तो जहाँ पर जे क्वेरी लगेगी, डिलीट मैनी, तो जहाँ पर आपने कैटेगरी लिख देनी है, कौन सी कैटेगरी आपने डिलीट करनी है। कैटेगरी मतलब अगर आपने कंप्लीट स्टूडेंट की आईडी डिलीट करनी है, या स्टूडेंट की क्लास, तो क्लास उसमें कैटेगरी रहेगी। क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे मतलब डिलीट हो जाएंगे, क्लास वाली कैटेगरी डिलीट हो गई। अब जहाँ पे मैं डिलीट करके दिखा देती हूँ, अगर मेरे पास हो थोड़ा सा एक टेबल या फिर कलेक्शन मेरे पास, इसमें से नहीं करेंगे, हम यूजर वाला चेक कर लेते हैं। ये सही है, इसमें से कुछ डिलीट कर देते हैं। यूजर, मेरे पास डेमो नाम का एक डाटाबेस है, उसमें यूजर्स नाम की एक कलेक्शन है, तो इसमें से मैं कुछ डिलीट कर दूंगी। मैनी डिलीट करने हैं, तो मैनी इसमें हम क्या रख सकते हैं, यूजर नेम। यूजर नेम चेक कर लेते हैं। जहाँ पे जो क्वेरी है इसको आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो डिलीट मैनी लिख दो इधर। डिलीट मैनी, अब जहाँ पे कैटेगरी आएगी, कैटेगरी हमें यूजर नेम ही रहने देते हैं। यूजर नेम कैटेगरी रहेगी, उसको हम डिलीट कर देंगे, तो यूजर नेम, इधर ही चलो, यूजर नेम के बीच जहां पे हम टाइप कर देते हैं जे जे, एंटर करो। अभी जहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, आपने इसको बताना है कि आपने किस डाटाबेस से करना है डिलीट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज, डाटाबेस का नाम क्या है मेरे पास, डेमो। स्विच हो गया डेमो की तरफ। अब मैं जहाँ पे क्यूरी लगाऊंगी, जे वाली डेमो के बीच एक यूजर्स नाम का टेबल या फिर कलेक्शन बोलो, उसमें से डिलीट मैंने करनी है यूजर नेम। यहाँ पे जे जे लिखा है, तो जे जे कितनी बार लिखा होगा, तो जे चेक कर लो, एक दो, 2 बार लिखा है, तो मेरे पास दो जहाँ से वैल्यूज डिलीट हो जानी है। तो जहां पर मल्टीपल वैल्यूज होगी वो डिलीट हो जाएंगी। अब इसको रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पे देखो जे जे वाली, जहाँ पे यूजर नेम जिसका जे जे है वो डिलीट होना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं हुआ, फिर से रिफ्रेश करो। अच्छा, ये कैपिटल में है, इसीलिए ये मैंने पहले ही बोला था ये केस सेंसिटिव है। तो मैंने स्मॉल में जे जे लिखा है, तो यहाँ से जो स्मॉल में थी वो डिलीट हो गई। कैपिटल वाली नहीं होनी, कैपिटल वाली करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कैपिटल में टाइप करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये केस सेंसिटिव है। ये हो गया डिलीट मैनी। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि ये मोंगो डीबी सर्वर है, बाकी जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उनमें से ये डिफरेंट कैसे है, इसको नो एसक्यूएल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा पूरा सर्वर, और यहाँ पे ये डाटा सेव है। अब मैं लेके चलती हूँ आपको एसक्यूएल के। ये है हमारा माई एसक्यूएल और एसक्यूएल का वर्क बेंच, जिसको सर्वर बोलते हैं। सेम ऐसे ही जे वाला जो सर्वर है ना, सेम ऐसा ही हमारा एक एसक्यूएल का सर्वर होता है। ये भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। सेम वही चीजें इसी पे है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारे डाटा बेस शो होते हैं, टेबल से शो होते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये यूजर्स है, ये हमारे पास डाटाबेस है, इसमें जो इधर क्रिएट किया है एम्प यूजर, इसको यहाँ पे कलेक्शन बोलते हैं।
इसमें इसको टेबल्स बोलते हैं। ये मेरे पास ABCS का एक डाटाबेस है, उसके अंदर मेरे पास जो टेबल्स हैं, कलेक्शन मतलब टेबल्स, तो इसके अंदर मेरे पास टेबल्स है। ये कोई यूजर्स नाम का टेबल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो मेरे पास ये आउटपुट आएगी। अब देखो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में डाटा सेव होता है, यहाँ पे टेबल्स में। ये है इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे पूरा टेबल हमें बन के मिलता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन बोलते हैं SQL को। रो एंड कॉलम में डाटा स्टोर होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में होता है। अब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मोंगोडीबी इधर सीखना काफी नहीं है, जहाँ पे हमें जितनी कमांड एग्जीक्यूट कर रही है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीखना काफी नहीं है, इसको किसी फ्रंट एंड लैंग्वेज के साथ हम कैसे यूज करेंगे। अब इतना सब आपने कंप्लीट कर लिया, मान लो आपने सारे करंट ऑपरेशन यूज कर लिया, आपको बहुत अच्छे से मोंगोडीबी आ गया। अगर मैं सिंपल सा आपको एक काम बोलूं, हमने एक लॉगिन पेज बनाया है रिएक्ट में, वहां से मोंगोडीबी को एज अ बैकएंड यूज करेंगे। तो मैं चाहती हूँ एक लॉगिन जो रजिस्टर फॉर्म होगा उसके अंदर जो भी डाटा एंटर करूँ वो मेरे यहाँ पे मोंगोडीबी वाले सर्वर में आगे स्टोर होना चाहिए। जब भी कोई वो लॉगिन करेगा ना पर्सन, जो डाटाबेस मेरे पास स्टोर होगा उसी के साथ वो लॉगिन कर पाएगा। तो ये काम बेसिकली होता है हमारा फ्रंट एंड के साथ किसी बैकएंड लैंग्वेज को यूज करना। ये काम मैंने करवा रखा है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरी वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, रिएक्ट के साथ मोंगोडीबी को एज अ बैकएंड कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं। अब हम ऑपरेटर्स करेंगे। ये रहे ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये कंडीशंस बहुत ज्यादा काम आती है। किसी एम्प्लॉयज की मैंने लिस्ट निकालनी है जिसकी सैलरी लेस देन 10,000 है, 10,000 से नीचे वाले सारे एम्प्लॉय मुझे चाहिए जिनकी सैलरी इतनी है, या जिनकी एज 60 से ऊपर है, जिनको पेंशन लगानी हो, ऐसे कुछ होता है, रिटायरमेंट लगानी है। तो जिन जिन एम्प्लॉय की एज 60 से ऊपर है या 50 से ऊपर है उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। तो वहां पर मेरे पास काम आनी है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स को समझने के लिए आपके पास ऐसा डाटा होना भी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ आईडी या मार्क्स या फिर सैलरी यूज करी हो। तो मैं वो एक जल्दी से कलेक्शन बना लेती हूँ। अब मैं दिखा देती हूँ, मैंने टेबल में कुछ चेंजेस किया है, मैंने डाटा एंटर किया है जिसमें ये एक नाम लिखा है, मैंने एज लिखी है, एज मैंने नंबर के बीच लिखी हुई है कि ये नंबर के बीच हम फैच करेंगे डाटा। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ, जो फर्स्ट ऑपरेटर हम लगाएंगे कैसे लगाना है। मेरे पास ये डीबी है, डेमो नाम का डीबी है, उसमें जो यूजर्स है, कलेक्शन है, उसके बीच में फाइंड करना चाहती हूँ क्या चीज, ऐसे लगाएंगे। तो अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं मिलनी, ठीक है, इनके नाम है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। तो वो मैं करवा देती हूँ जहाँ से। हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, इसके बीच मैंने डाटा फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, जिसका, एक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जहाँ पे आपने एक कैटेगरी लिखनी है, तो मैं जहाँ पे नेम ही लिख देती हूँ, चेक कर लेते क्या लिखा है, नेम, या फिर जिसकी एज है तो मैं एज लिख देती हूँ। जो नंबर में बीच, नंबर के पीछे वैल्यू है ना वो लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ज्यादा सही आएगा। तो मैं जहाँ पे लिख देती हूँ जिसकी एज, एज क्या है, अब जहाँ पे लिखो कॉलन, ये वाला जो है इसको इधर ये वाला जो है ना कर्ली ब्रैकेट इसके बीच लगाएंगे डॉलर के साथ। वो ऑपरेटर लगाओ कौन सा लगाना है, पहले तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिख देती हूँ, ई क्यू, इक्वल, किसके इक्वल है वो लिखो। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रही हूँ तो वैल्यू हम लिख देते हैं, इधर देख लेते हैं, 26। पहले हम इसको एंटर कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, जहाँ पे भी एक कर्ली ब्रैकेट आनी है, एक इधर आनी है, और एक लास्ट में बंद कर देते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आई, तो मैंने जहाँ पे इसको फाइंड करने लिख के लिए बोला है, हम सारे चेक कर लेते हैं। डेमो नाम का ये मेरे पास डीबी, उसमें यूजर्स नाम की कलेक्शन है, फाइंड करना है एज को जो इक्वल है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉलर इक्वल लगाया हुआ है, ई क्यू, बिल्कुल सेम तो है, आउटपुट नहीं आई, कोई एरर नहीं है, बस आउटपुट नहीं आई। यहाँ से हम फिर से इसको करके जो 26 है उसको ऐसे लिख देते हैं, एंटर करो। तो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 26 को मैंने जहाँ पे जैसे लिखा है सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। मैंने 26 को यहाँ पे डबल कोर्स में लिखा है, तो आपकी मर्जी है कैसे एंटर करेंगे आप वैल्यू। 26 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे डबल कोट के बीच लिखा है
आपको डबल कोट ही ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो इक्वल टू 26 के है, जितने भी मार्क्स लगा सकते हैं, एज लगा सकते हैं, 26 वाले जितने भी मेरे पास इंप्लॉयज रहेंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। पहला ऑपरेटर ये हो गया। अब ये तो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। जहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगी, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, आप विदाउट डबल कोट्स लिखना। जब भी आप इंसर्ट करेंगे वैल्यू, डबल कोट्स के बाहर ही आप नंबर्स ऐड करना। जो भी स्ट्रिंग है उसको आप डबल कोट में ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और मेथड लिखती हूँ, डॉट काउंट कर देती हूँ। इसको एंटर कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। 26 वाले एज के कितने मेरे पास इंप्लॉय है, जो पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो आप डॉट काउंट लिख के आप उनकी काउंटिंग चेक कर सकते हैं। बाकी सारे ऑपरेटर बस इसी की तरह ही हैं। अब हमने नॉट इक्वल टू करना है, तो आप एन ई टाइप कर दो। यहाँ पे लिखो, इधर ही रखेंगे, इधर आ जाओ, एन ई नॉट इक्वल टू 26, और उसकी काउंटिंग भी देख लेंगे। जो 26 के इक्वल नहीं है उसकी काउंटिंग बता दो, 11। तो मेरे पास जितने भी 26 को छोड़ के जितनी भी एज इनकी रहेगी, वो मेरे पास उसकी काउंटिंग आ जाएगी। अब काउंटिंग नहीं चाहिए हमें, इसको एंटर करो। तो मेरे पास ये सारा डाटा आ गया। तो जहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं, जहाँ पे देखो एज, ये रही इनकी एज। और जहां पर इधर लिखा हुआ है ना, मैंने सारा डाटा मेरे पास आ गया। इसमें एज वर्ड भी नहीं यूज हुआ, क्योंकि मैंने जहाँ पे नॉट लगा दिया। एज हो ना हो तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां पे नॉट लगा हुआ है। नॉट का मतलब नहीं। तो जिसमें भी एज नहीं है, जहाँ 26 नहीं है, वो सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा, बस 26 वाला नहीं आएगा। तो जिसकी भी एज 26 है वो छोड़ के बाकी सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। इसको क्लियर कर देते हैं जहां से। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, नेक्स्ट देख लेते हैं। लेस देन ग्रेटर देन भी देखना है, ये है अनदर वैल्यू ग्रेटर देन। मतलब हमने देखना है कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी, जिसकी एज, यहाँ पे बस चेंज कर दो, जिसकी भी एज 26 से ग्रेटर रहेगी, जी टी। बस कितना ज्यादा आसान है, कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म करते जाओ। इसको एंटर कर दो। 26 से ज्यादा किसकी एज है वो बता देगा, ये देखो। तो एज के जहाँ पर काउंट करेगा, अब नॉट नहीं लगाया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एज को देखेगा। जिसमें एज कीवर्ड मिलेगा उनकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। नॉट में सिर्फ जो पॉसिबल है कि जिसमें एज नहीं भी लिखा वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पर 26 से जितने भी बड़े वाले एज वाले बड़े लोग हैं, उनका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपने सारे परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन भी है। अब इसमें अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें 26 भी मेरे पास आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या नाम है इसका, जी टी ई। ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो, 26 से बड़े भी हो और 26 भी हो। तो मेरे पास देखो 26 वाली वैल्यू आ गई, ये देखो। तो ऐसे काम करते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ये यूज होता है जब हमने चेक करना होता है किसी स्टूडेंट के मार्क्स इतने जिसके मार्क्स 50% से नीचे है उसको फेल कर देंगे, बाकी सारे पास। जिन एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से कम है उसकी प्रमोशन कर देंगे, बाकी की नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ हम कंडीशंस लगाते हैं। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सारे आप ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। लेस देन देख लेना है, ग्रेटर देन देख लेना है। तो ये वाला है वैल्यू इज मैच्ड विद इन एरे। तो मैं जहाँ पे ये वाला लगा देती हूँ, इन वाला, इन लिख दो, इसको कर दो एंटर। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इन नीड्स एन एरे। इसको एक एरे चाहिए। पहले इसका सिंटैक्स देख लो। तो ये बोल क्या रहे हैं, वैल्यू इज मैच्ड विद इन एन एरे। तो एरे के बीच अगर कोई वैल्यू मैच करो तो हमें एरे डिफाइन करना पड़ेगा। जहाँ पे अब इसको लिखना कैसे है, इसका मतलब होता है कि मैं जो भी मेरे पास डाटा है ना, उसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज चेक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अब मैं 26 को एरे के बीच लिखूंगी। एरे ब्रैकेट बस यहाँ पे मेंशन करनी होती है ऐसे। मैं चाहती हूँ 26 मैंने चेक करना है, एक हमें 30 चेक करना है कि ये मेरी लिस्ट में है कि नहीं। पहले उसको एंटर कर देते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि है, 30 है, 26 है, पूरे एरे में, पूरी लिस्ट में जो आपने मल्टीपल नंबर्स चेक करने हैं, मेरे पास इस एज के क्या इंप्लॉयज है। अगर है तो मेरे पास वो लिस्ट आ जाए, बस 26 और 30 की लिस्ट आ जाएगी। तो इसको हम इन बोलते हैं, जो एरे के साथ यूज किया जाता है। बस यहाँ पे हमने ये वाली ब्रैकेट लगा देनी है, एरे ब्रैकेट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इन तक का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इतना सिलेबस। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर करेंगे। इसमें से जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट, जो आपके ज्यादा काम आने वाला है, वो है एंड और।
ये 2 ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। इसका यूज़ किया जाता है जब हमने कोई लॉगिन सिस्टम बनाना हो। कोई भी आपकी वेबसाइट हो उसमें लॉगिन पेज हम बनाते हैं। अगर आप ऐज़ अ मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं बैकएंड तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड और 2 है ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बता रही थी। इसका काम क्या है, इसका मतलब क्या है वो मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगी। तो मेरे पास एक डेमो नाम का है डाटाबेस db.users नाम का एक कलेक्शन है, उसके बीच में फाइंड करना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे डाटाबेस दिखा देती हूँ। ये है मेरे पास डेमो नाम का डाटाबेस, यूजर्स नाम का एक कलेक्शन है। ये इसमें सारा डाटा है। इसमें क्या-क्या है, नेम है, एक एज है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, उसमें से मैं फाइंड करना चाहती हूँ। फाइंड क्या करना है, डॉलर एंड लगाओ पहले। अब एंड जो लगाना है वो हम कर्ली ब्रैकेट के बीच लगाएँगे, तो ऐसे लिखो डॉलर, यहाँ पे लिखो एंड। अब एंड क्यों यूज़ करते हैं? साथ में मैं लिख देती हूँ एज। जहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि मैंने एज फाइंड करनी है तो मैं ऐसे लिखूँगी। एज चाहिए मुझे जिसकी एज 30 हो और साथ में मैं एक और कंडीशन लगा रही हूँ एंड बेसिकली हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, एज चाहिए मुझे जिसकी 30 एज हो। अब यहाँ पे लिखो कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे इसकी बंद कर दो। एक कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद करके एक कॉमा लगा देते हैं। एक और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो। इसके बीच लिखो दूसरी कंडीशन कि मुझे नाम भी चाहिए, जहाँ पे नाम लिखेंगे। नाम मुझे चाहिए जिसका आर नाम है। अब जहाँ पे पहले इधर आके देख लो, जिसकी एज 30 है लेकिन उसका नाम ए बी है और किसी एक की एज 30 नहीं है। अब जहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि जिसकी एज 30 हो, जिसका नाम आर हो। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होगी तभी हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये काम हमारे पास लॉगिन सिस्टम में कैसे काम करेगा? जब मैं यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करूँगी, दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। अगर आप जहाँ पे गलती से भी और जहाँ पे लगा देते हैं ना और ऑपरेटर, आपकी सारी वेबसाइट फेल हो जाएगी। अब जहाँ पे आपने एंड ऑपरेटर लगाना है। जब भी यूज़र आएगा लॉगिन पेज पे, यूज़र नेम एंटर करेगा, यूज़र नेम करेक्ट होना चाहिए, पासवर्ड एंटर करेगा, पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि लॉगिन अब कर सकते हैं। अगर हमने और ऑपरेटर लगा दिया, अगर वो गलत यूज़र नेम एंटर कर देगा, पासवर्ड उसने सही एंटर कर दिया तब वो लॉगिन कर सकेगा, लेकिन ये हमारी वेबसाइट फेल हो जाएगी जहाँ पे, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे लगेगा एंड जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अब मेरे पास रिजल्ट तभी आएगा अगर किसी की एज 30 होगी और नाम उसका डबल आर होगा और इसमें एक हमारी ब्रैकेट बंद भी होनी है। जो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की है उसको यहाँ पे कर दो बंद, यहाँ पे। तो ये इसका एक सिंटैक्स है, पहले चेक कर लेते हैं सिंटैक्स सही है। एंटर करके मैं चेक कर लेती हूँ। 2 ब्रैकेट बंद हो गई। तो जहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, लगी रही है जहाँ पे डीबी यूजर नेम यहाँ पर आएगा मेरे पास एंड उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसके बाद जो एज लिखा है इसको हम कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के बीच। ये आगे मेरे पास है जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, इसकी जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे बंद हो गई, ठीक है। जे वाली ब्रैकेट है, जे वाली इसकी एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके हम यहाँ पे बंद कर देंगे और जे एक मेन कर्ली ब्रैकेट रहेगी। अब सही है। तो जहाँ पे देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आई क्योंकि इनमें से दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास जिसकी एज 30 है ना, उसका नाम ए बी है। अब मैं इससे चेंज चेंज कर देती हूँ। मैं जहाँ पे और लगा देती हूँ, और लगाओ, इसको एंटर कर दो। और में अगर एक कंडीशन ट्रू होगी ना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो, मैंने इसको बोला है जिसकी एज 30 है, वो रिजल्ट आ जाए जिसका नाम आर है। तो जिसकी एज 30 है वो भी रिजल्ट आ गया, जिसका नाम डबल आर है वो भी रिजल्ट आ गया। अब जहाँ पे एंड कंडीशन को हम सही कर देते हैं, जिसकी एज 30 है और आर जिसका नाम ए बी है, वो रिजल्ट आ जाए। अब दोनों ट्रू है तभी मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, बाकी कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये काम आएगा आपके लॉगिन सिस्टम में। तो वहां पे हम कंडीशन ये लगाते ही लगाते हैं, ये आप अपने दिमाग में ही बिठा लो। सेम ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, ये वाला एंड हो गया, और हो गया नॉर या फिर नॉट। नॉट ही हम ज्यादा यूज करते हैं, मैं सिंपल जहाँ पे नॉट लगा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जिसके 30 है, जिसका नाम ए भी है, वो नहीं आना चाहिए डाटा, बाकी सारा आ जाए। इसमें क्या हो गया, इफ यू आर ट्राइंग टू नेगेटिव, अच्छा जहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो क्लियर कर देते हैं हम सारा। जहाँ पे आ जाते हैं नॉट ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, जो मेरे पास डीबी है उसमें यूजर्स कलेक्शंस है, उसके बीच में फाइंड करना चाहती हूँ। क्या फाइंड करना है, कर्ली ब्रैकेट के बीच लिखो
मैं यहाँ पे लगा देती हूँ नेम। नेम फाइंड करना है, यहाँ पे लिखो नेम फाइंड करना है, नॉट। नॉट इधर लिख देते हैं, नॉट के बीच अगर मैं लगा दूं सिंपल ए बी, पहले हम ऐसे ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर इससे इसको चेंज कर देंगे। तो जहाँ पे आ गया एक ब्रैकेट भी बंद होनी है जे वाली। इन दोनों में से अगर नेक्स्ट जो है ना नॉर और नॉट, इसमें से हम नॉर यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी नॉर। जो हमने पहले लगाई थी कंडीशन, हमने लगाई थी एक क्वेरी जो एंड वाली, तो एंड वाली हम यहाँ पे फिर से लगा देते हैं। ये वाली एंड वाली क्वेरी है, इसी के बीच चेंजेस करेंगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा। तो जहां से जो लगाया है सब हटा दो, सिर्फ एक ही हम लगाएंगे। मुझे चाहिए एज, जिसकी एज 30 है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी नॉर। नॉर मतलब जिसकी एज 30 है वो नहीं मिलेगा हमें डाटा, बाकी सारा मिल जाएगा। सिंटैक्स एरर आ गई, एक जहाँ पे ब्रैकेट आनी है जे वाली, इसको एंटर कर दो। तो इसमें से 30 एज वाला डाटा हमें नहीं मिलेगा, मैं चेक करवा देती हूँ। 30 देखो जहाँ पे एज 30 है जिसकी, वो डाटा नहीं मिलेगा, बाकी सारा मिल जाएगा। नॉर मतलब नॉट होता है, तो इसी में से हम बस नॉर यूज करेंगे। उसके बाद ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होगा कंप्लीट। ये वाले जो नेक्स्ट है, हम एग्रीगेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपडेट वाले अभी हमें नहीं चाहिए। अब हम डायरेक्ट मूव कर देते हैं नेक्स्ट एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर। ये सब है क्या, ये हम यूज करते हैं, एग्रीगेशन होता है इकट्ठा करने के लिए, कोलैबोरेट करना है। मैंने मल्टीपल फंक्शन से, मल्टीपल मेथड से एक ही क्वेरी के अंदर लगानी है। कैसे लगाऊंगी वो हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ लगा सकते हैं। इन्होंने छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल दी है, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ एग्रीगेट स्टेज वन इसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। पहले मैंने मैच वाला कीवर्ड यूज कर दिया, फिर ग्रुप वाला, सेम ऐसे ही हम काउंट वाला यूज कर सकते हैं, मैच वाला, लिमिट चूज कर सकते हैं, मैच काउंट लगाना है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही क्यूरी के अंदर हम पॉसिबल है, हम लगा सकते हैं। पहले मैं सिंपल सी क्यूरी लगाऊंगी, db डॉट यूजर्स नाम है, उसको मैं एग्रीगेट करना चाहती हूँ। एग्रीगेट करना है, बिल्कुल सही क्यूरी लगाएंगे हम। डॉलर ग्रुप, मैं पहले डॉलर ग्रुप वाला फंक्शन वो यूज कर रही हूँ। जो इसमें आईडी है उसको यूज करके, आईडी क्या है इसमें, मैं चाहती हूँ कि जो इसमें यूजर नेम लिखा हुआ है उसके रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले हम एंटर करके देख लेते हैं। तो मेरे पास ये डाटा आ गया, ठीक है, ये डाटा सारा आया है इधर से। तो मेरे पास जो यूजर्स नाम के कलेक्शन है, इसके बीच जो भी डाटा है वो सारा मुझे मिल गया। अब देखो यहाँ पे कितनी टोटल एंट्रीज है, 2 4 6 8 एंट्रीज है, तो मेरे पास टोटल 8 ही है, बाकी जो है उसमें नेम लिखा हुआ है। ये देखो नेम है, तो सिर्फ और सिर्फ यूजर नाम वाली ही आनी है। ये देखो इधर बाकी जो यूजर नेम है वो टोटल 8 तक होंगी, बाकी जो नेम वाला है वो नहीं आएगा। अब देखो इसमें एग्रीगेट का क्या काम रहेगा, मैं चाहती हूँ डीबी डॉट जो यूजर्स है एग्रीगेट करना है, डॉलर ग्रुप, ग्रुप यहाँ पे मैं लिखूंगी आईडी। तो ये आईडी लिखनी बहुत जरूरी है, ये हम सब बाद में देखेंगे। ग्रुप करना है हमने डॉलर यूजर नेम। अब यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन ऐड करेंगे। पहले तो मैंने सिर्फ लगाया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वाला मेथड ही यूज करना है। अब मैं इसको बोलूंगी, मैं इसको काउंट भी बोल देती हूँ कि मुझे यहाँ पे काउंटिंग भी चाहिए। तो यूजर नेम के बाद इधर लगाओ कॉमा, कॉमा के बाद मैं चाहती हूँ काउंट करना है, काउंट। ये अब दूसरा मेथड यूज करेंगे। काउंट के बीच क्या लगाऊंगी, डॉलर काउंट। अब ये डॉलर काउंट कहाँ से आएगा, फिर इसको ऐसे लगा देते हैं, एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे एरर आएगी, एक ब्रैकेट शायद बंद होनी है, चेक कर लेते हैं। ग्रुप, अच्छा यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट, यहाँ पे आएगी स्टार्ट की ब्रैकेट, ये लास्ट में मैंने बंद कर दी है। एंटर करो, तो मेरे पास ये कुछ डाटा आया है। अब देखो मैंने इसको बोला है कि काउंट करके बताओ, तो इधर देखो पहले मेरे पास कौन कौन से मेथड हैं, इनकी वेबसाइट पे चलते हैं।
इधर मेरे पास पहले ग्रुप वाला है, फिर लिमिट वाला भी है, इधर काउंट भी लिखा हुआ है। तो मैंने दो मेथड इसमें यूज कर रही है, इसको हम एग्रीगेशन बोलते हैं। एक ग्रुप मैंने यूज किया है, एक यहाँ पे मैंने काउंट वाला मेथड यूज किया है। इसको जितने भी यूजर नेम है उसकी मुझे काउंटिंग करके बता दो, डॉलर काउंट के साथ ये पॉसिबल है। हमने दो मेथड यहाँ पे यूज कर दिए। तो मेरे पास टोटल जे वाली जो यूजर नेम वगैरह होगा उसकी टोटल एक ही एंट्री है, इसकी भी एक एक एंट्री है। तो एनएफ वाली की मेरे पास दो एंट्री हो सकती है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जो एनएफ है, एनएफ में है क्या यहाँ पे, एनएफ यूजर नेम, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक एफ है, मुझे चाहिए एनएफ। तो ये वाला जो है यूजर नेम, एक दो है। यहाँ पे देखो, एक जे वाला है यूजर नेम एनएफ, एक जे वाला यूजर नेम एनएफ, मतलब दो एंट्रीज है इसकी, बाकी एक एक है। पूरा डाटा मिल गया, साथ में इसके काउंटिंग आ गई। ये दो हमने एग्रीगेट कर दिए फंक्शन। सेम ऐसे ही आप एक और भी कर सकते हैं कि मुझे इनकी लिमिट भी चाहिए। इन सबको अभी क्लियर कर देते हैं, मैं जहाँ पे लगा देती हूँ। जो अभी हमने क्यूरी लगाई है वो थी जहाँ पे, ये वाली क्यूरी थी हमारी। इसी के बीच मैंने अब नई क्यूरी ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूंगी। अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ जो मैंने काउंट पहले एक ग्रुप लगाई थी, मैंने ग्रुप वाला कीवर्ड, फिर मैंने काउंट वाला लगाया। अब मैं चाहती हूँ कि साथ में लिमिट वाला लगाना है। तो वो कैसे लगाना है वो देख लो। जहां पे जो काउंट वाला खत्म होता है ना, जो काउंट वाला किधर लगाना है, जे काउंट की वाली ब्रैकेट है उसके बाद एक जे ब्रैकेट है, उसके बाद एक ग्रुप वाली ब्रैकेट है। जो ग्रुप वाला, जो पहले ग्रुप वाला है ना, इसको हम यहाँ पे ही बंद कर देते हैं। ये है हमारी क्यूरी, इसके बीच दूसरा ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये वाली ग्रुप वाली की पूरी ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट ग्रुप वाली जहाँ पे बंद हो गई। नया हमने एक कीवर्ड ऐड करना है, तो जहां पे करेंगे जिधर सारी ग्रुप वाली क्यूरी बंद हो जाती है, तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी कॉमा, इधर लगाओ, ये इसके बाद आएगा कॉमा। लिमिट चाहिए मुझे, कितनी डॉलर लिमिट लगाएंगे, लिमिट चाहिए एक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट ऐसे, एक लिमिट चाहिए। पहले हम इसको एंटर कर देते हैं। तो मेरे पास से जहाँ पे आ गया, काउंट भी आ गया, लिमिट भी आ गई एक। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मैंने इसको यूजर नेम बोला हुआ है, लिमिट भी आ गई साथ में। अब जहाँ पे देखो, एक सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही मेथड लिखा है, मतलब सिर्फ सिर्फ एक लिमिट चाहिए, सिर्फ एक ही लाइन में मुझे आउटपुट मिली है। अब इसी को सेम हम ऐसा करते हैं, लिमिट दो, एंटर करो। तो मेरे पास दो आ गई वैल्यू, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने कितने मेथड यूज किए हैं, एक ग्रुप है, एक काउंट, एक लिमिट। सेम ऐसे ही आप सारे जो मेथड एक ही क्यूरी के अंदर एग्रीगेट कर पाते हैं। अगर एक ही क्यूरी के अंदर आपने सारे मेथड लगाने, तो आपको जो एग्रीगेट लगाना पड़ेगा। इसका मेन मकसद बस यही है, आपने सारे मेथड बस एक में ही लगाने हैं। तो आपने सॉर्ट करना है, तो सेम ऐसे ही आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे लिख दो सॉर्ट। इसका जो मैं दिखा देती हूँ सिंटेक्स क्या है। ये है सॉर्टिंग के लिए आपने किस चीज को सॉर्ट करना है, एज को सॉर्ट करना है, या फिर आपने, एक बार हम इस एज वाला लगा के देख लेते हैं किधर लगाना है वो देख लो। बस ये आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो मेथड है हमने लगाना कहाँ पे है, यहाँ पे ही हम लगा देंगे। ये वाला जो कॉमा है, इधर ब्रैकेट बांधते हैं ना, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगी। इधर बस लिख दो, मैंने करना है डॉलर सॉर्ट। तो सॉर्ट करके हम जहाँ पे सॉर्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसमें, मैं इसको बोलूंगी सॉर्ट करके दो मुझे एज को, एज। अब जहाँ पे देखो इसका सिंटेक्स, सॉर्ट करना है मैंने एज को, ये देखो सिंटेक्स इसका, किसको सॉर्ट करना है। तो मैं जहाँ पे वन या फिर -1 लिखूंगी, मैं जहाँ पे लिख देती हूँ, बिल्कुल सेम सिंटेक्स यूज करेंगे। सिंटेक्स सॉर्ट करना है हमने, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे, बिल्कुल वही मेथड हम यूज कर रहे हैं। सॉर्ट करके दो, हमें एज को सॉर्ट करना है, साथ में जहाँ पे लिखेंगे, मैं -1 लिख देती हूँ, इसको कर दो एंटर। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। हम लिमिट हटा देते हैं, लिमिट 5 कर देते हैं। तो मेरे पास ये चीज आई। अब देखो आउटपुट को समझो। सॉर्टिंग करना होता है, एक -1 होता है, एक 1 होता है। सॉर्टिंग करना एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग। तो असेंडिंग क्या होता है, 1 2 3 4, डिसेंडिंग होता है 3 2 1।
तो मैंने जहाँ पर लिखा है कि मुझे 5 लिमिट का डाटा चाहिए जिसमें एज सॉर्ट हो। पहले हम देख लेते हैं क्या इसमें एज है कि नहीं। यूजर्स वाले में चलते हैं, तो यहाँ पे देखो एज वाला इधर है, लास्ट में होगा, ये रहा एज। ठीक है, एज है मेरे पास, लेकिन जिसमें एज नहीं है वो भी उठा लेगा क्योंकि उसमें यूजर नेम होगा। तो मेरे पास क्या आया है, सबसे पहले SCBB। अब यहाँ पे चलते हैं, जिसका नाम SCBB होगा। जो एज वाले सिर्फ हम वही देखेंगे, एक ए भी है, एक RRR है। अब यहाँ पे मेरे पास AB और RRR दोनों ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर नेम बताया है, तो यहाँ पे नेम है, तो मैं जल्दी से इसको नेम कर देती हूँ। अब एंटर करो। अब मेरे पास आया सही डाटा, क्योंकि वहां पे यूजर नेम ही नहीं है। मेरे पास जो ये वाला डाटा है ना, इसमें एक नेम है, एक मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम है, तो मैंने यूजर नेम का बोला है। अब नेम वाला सही आ गया मेरे पास डाटा। मैंने -1 लिखा हुआ है, मेरे पास सबसे पहले AB आया, फिर RRR। अब देखो यहाँ पे मैं डाटा दिखा देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या आया, AB आया, फिर RRR, फिर ABR। अब हम इस क्यूरी को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1 लिख दो, एंटर करो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया, जहाँ पर सेम डाटा आ गया है हमारे पास। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो एज आए वो -1 में आनी चाहिए। -1 होता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, मतलब जो उल्टा चलना चाहिए। तो मेरे पास सेम है RR। अच्छा, अब सही है, अब आया है हमारे पास सही डाटा। जहाँ पे RRR पहले आ गया, फिर AB आया, फिर ABR। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, RRR जो है उसकी जो एज है 56 है। तो उसके बाद मेरे पास मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो मैंने जहाँ पे लिखा है, पहले मेरे पास RRR आ गया 56, फिर AB आया 30, उसके बाद ABR। ABR की है जहाँ पर 89, देन है रिया की है 76। तो मैंने इसको बोला है 5। अब इसकी लिमिट चेंज करो, 15, एंटर करो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया 8, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, काउंट। यहाँ पे चलते हैं, इधर मेरे पास जो ग्रुप वाला था वो भी हो गया, लिमिट वाला वो भी हो गया। प्रोजेक्ट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट क्यूरी हम क्यों यूज करते हैं, एग्रीगेशन आपने देख लिया कैसे हम करते हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्यूरी लगाएंगे, ये यूज क्यों करते हैं पहले वो देख लो। सेम बस जैसे हम फाइंड क्यूरी यूज करते हैं ना, मैंने फाइंड क्यूरी क्यों लगाई थी, कि मैं पूरा डाटा देखना चाहती हूँ। सेम ऐसे ही बस एग्रीगेशन में फाइंड को प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये क्यूरी लगाने से क्या होगा, बस आपको जो भी डाटा होगा आपके डाटाबेस में वो आपको शो हो जाएगा। और भी, और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है पूरा डाटा शो कराने के लिए। सेम ऐसे ही फाइंड जैसे होता है, आप एग्रीगेशन में फाइंड नहीं लगा सकते, इसलिए इन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया। और कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। अगर इसको लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। मेरे पास जो है DB, DB में क्या है, यूजर्स वाला है, इसमें हम एग्रीगेट कर देते हैं। एग्रीगेट में लगाओ कौन सा फंक्शन आपने यूज करना है। हम लगाएंगे प्रोजेक्ट। एग्रीगेट के बाद लिखो, मैं चाहती हूं कि डॉलर प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखो मुझे चाहिए यूजर नेम। अब यहाँ पे यूजर नेम, जो यूजर नेम है उसको 1 लिख दो, बस इतना ही सही है। उसके बाद हम लिमिट भी ऐड कर सकते हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड। तो जहां पे मैंने एक ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट हो गई, ये इधर बंद हो गई, ये इधर, और ये वाली इधर। ब्रैकेट में ही प्रॉब्लम है एक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बंद, ये सिंगल डबल कोट में नहीं आएगा। ये जो यूजर नेम है ये जहाँ पे ही बंद हो जाएगा। इसको एंटर कर दो, तो मेरे पास ये कुछ डाटा आ गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट है मेरे पास, जो जो भी वैल्यू है पूरे डाटाबेस में, तो वो बस मुझे शो हो जाएगी। सेम फाइंड क्यूरी है, जो भी आपने वैल्यू रखी होगी वो आपको शो हो जाएगी। अब आप सेम इसके साथ लिमिट भी लगा सकते हैं कि मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए, पता नहीं इसमें कितना डाटा होगा। तो आप कहाँ पे लगाएंगे लिमिट वाला, ये वाली जो एक ब्रैकेट ये हो गई ना इसकी मेन बंद, इस ब्रैकेट के बाद जहाँ पे लगाओ कॉमा, इसमें लिखो डॉलर लिमिट। कहाँ पे लगाना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे 3 बस चाहिए, 3 लिमिट का डाटा मुझे मिल जाएगा। 3 आ गया, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट से सेम टू सेम फाइंड की तरह ही है, सारा डाटा हम यहाँ से फेच कर लेते हैं। सॉर्टिंग हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग, -1 और डिसेंडिंग के लिए, 1 लगाते हैं तो असेंडिंग के लिए। मैच करना है कोई हमारे जो भी मेरे पास डाटा है उसमें ये वाली फील्ड मैच कर रही है कि नहीं। तो सेम क्वेरी है हमारे पास जो पहले भी हमने ये की थी, एरे के साथ जो किया कर रहे थे हम काम, हम अपनी क्वेरी यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको क्लियर कर देते हैं। मैं चाहती हूँ जो डीबी है उसमें जो यूजर्स है उसको एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट के बीच लिखो डॉलर, मैच करना है। किसको करना है मैच वो बताओ इसको। मैं चाहती हूँ उसमें जो एज, जो उसमें एज है 30, क्या वो मेरे डाटाबेस में है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी। पहले इसको ऐसे ही एंटर कर देते हैं। एंटर करो तो है, एज है 30। तो मैच करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अगर हम आपके पास हुआ डाटा, आपके डाटाबेस में ये वाली वैल्यू हुई मैच, एज जिसकी 30 हो वो डाटा आ जाएगा आपके पास। नहीं हुआ तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे नई वाला देख लेते हैं कि मेरे पास, मैंने 100 नहीं टाइप किया कहीं भी, जब 3 कर देते हैं तो ये वाला मेरे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यूरी सही है बिल्कुल, बस आउटपुट में कुछ नहीं आना। अब नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। ये मैच वाला था ऐड फील्ड, सेम वही क्यूरीज है जो हमने पहले की हुई है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये सब वही चीज है। ठीक है, बस इसको नया नाम दे दिया गया है कि आप इसको मल्टीपल लाइंस के साथ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऐड फील्ड है इसकी आप थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे रीड कर सकती हैं। नई फील्ड को ऐड करनी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐड करना है हमने कुछ। यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास जो डीबी है इसको, इसमें चेंजेस कर देते हैं। चलो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऐड फील्ड। अब यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड देख लो कौन सा है, ऐड फील्ड है या एस लगी हुई है। तो यहाँ पे ऐड फील्ड्स है तो हम सेम ही यूज करेंगे। मैंने फील्ड कोई ऐड करनी है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कोई, मार्क्स लिख देते हैं। चलिए MAR लिख देते हैं। इसको मैंने ऐड करना है, यहाँ पे लिखो, इसको हटा दो। यहाँ पे मैं $ABG लिख देती हूँ, साथ में एवरेज भी फाइंड करनी है, या फिर इसको रहने देते हैं। हम सिंपल ही MAR ऐड कर देते हैं। पहले इसको एंटर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो हर एक के बीच MAR लिखा हुआ है। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यूजर्स के बीच हमने एंट्री लगाई है नहीं, इसको अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो इधर है MAR मैच हो चुका है, MAR ऐड हो गया। लेकिन अब यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको डाटाबेस में नहीं बोला, इसको हमने डॉक्यूमेंट में बोला है। तो मेरे पास यहाँ पे नहीं आया। यही फर्क है, जो पहले हम इंसर्ट करते थे ना डाटा, ये सेम इंसर्ट क्यूरी की तरह ही है। लेकिन जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो, जहाँ पे मेरे पास डाटा है ना, इधर इधर जो आउटपुट आएगी बस उसी में ऐड करना है। मेरे डाटाबेस में कुछ ना चेंजेस हो तो उसमें नहीं होगी, बस यहाँ पे ही होनी है। तो मेरे पास हर एक फील्ड में MR ऐड हो गया, लेकिन वो डाटाबेस में नहीं आएगा, बस मैं इसमें ही ऐड करना चाहती हूँ। तो ये आपके लिए ऑप्शनल होता है जब आप पूरे डाटाबेस पे काम करते हैं। मैंने अपने डाटाबेस में कुछ नई चीजें ऐड करनी है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, तो उसके बाद वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी। तो इसमें हमारे जो मेन फोकस, मेरा जो मेन डाटाबेस रहेगा उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हम जब बहुत बड़े डाटाबेस पे काम करते हैं तब हमें इसको थोड़ा बहुत सॉर्टिंग करने के लिए, जब मेरे पास स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट है या फिर 10,000 मान लो स्टूडेंट है, उसकी मैंने एवरेज पूरी फाइंड करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे डाटाबेस में कोई इफेक्ट ना पड़े, एवरेज मैं जहाँ पे ही फाइंड कर सकती हूँ। उसके लिए ये चीज बनाई जाती है। जहाँ हमने किसी इंप्लॉयज की सैलरी की एवरेज फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे ही फाइंड कर लूंगी, उधर जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। नेक्स्ट वाले पे चल देते हैं। काउंट भी हो गया हमारा, लुकअप पे चलते हैं। लुकअप, इसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले है क्या ये। अगर आपने किसी ने भी पहले एसक्यूएल किया हो ना, उसके लिए बहुत ही आसान है ये समझना। लुकअप सेम टू सेम एसक्यूएल के साथ में काम करता है। एक होता है ज्वाइन, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ये सारे ज्वाइन होते हैं। तो उसी में आता है लुक।
लुकअप का मतलब होता है ज्वाइन करना। तो जहाँ पे कैसे ज्वाइन करते हैं पहले वो देख लेते हैं। ये है मेरे पास एक एग्जांपल, इसको यूज करेंगे, बाद में हम सब देखेंगे कैसे काम करेगा ये। इसको हम क्लियर कर देते हैं। जहाँ पे आ जाते हैं पहले। अब मैं जहाँ पे लिखूंगी लुकअप डीबी डॉट यूजर्स नाम का मेरे पास डाटा है और कलेक्शन है, एग्रीगेट करना है। जहाँ इसके बीच लिखो लुकअप। लुकअप का मतलब होता है, लुक मतलब उसको देखना है, मतलब इस इधर ही देखना। अब यहाँ पे आप एक अपने नोट कर लो पॉइंट। जो भी हम चेंजेस करेंगे इसी में करेंगे, मतलब मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है सीएमडी में, इसमें डाटाबेस में कुछ भी चेंजेस नहीं होनी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब हम डाटाबेस के ऊपर काम करते हैं ना, जिधर जिस डैशबोर्ड पे काम करते हैं बस उसी में चेंजेस करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मेथड बनाए हैं, जो काम करने वाला एम्प्लॉय होगा उसके लिए ये मेथड है कि आप अपने काम को और भी ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। तो डाटाबेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो मैं यहाँ पे एक लुकअप बना रही हूँ। लुकअप के बीच हम लिख देते हैं एक, मुझे फ्रॉम लिखो। फ्रॉम मतलब एक कुछ नया नाम दे दो। मेरे पास एक एम्प नाम का मान लो दूसरी कलेक्शन है, उसमें से मैं चाहती हूँ एक नई फील्ड ऐड करनी। तो आपने सेम ऐसे ही लिखना है, अगर लोकल फील्ड लिखा है तो लोकल फील्ड ही लिखेंगे। मैं जहाँ पे दिखा देती हूँ लोकल फील्ड लिखा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सेम ही रहेगा। एक लोकल फील्ड होता है, एक फॉरेन फील्ड। अगर किसी ने एसक्यूएल किया है तो उसके लिए ये समझना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सेम टू सेम उन्हीं की तरह ही है। बस क्यूरीज लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक लैंग्वेज परफेक्ट तरीके से सीख लो, उसको बाद में किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि लोकल फील्ड, एक फील्ड हमें चाहिए जो एक कॉमन होती है, तो मैं यहाँ पे आईडी लगा देती हूँ, क्योंकि आईडी इसमें भी यूज होगी। यहाँ पे देखो आईडी है, एक एम्प है, एक मेरे पास दूसरी कलेक्शन है, इसमें भी आईडी यूज होगी। तो आईडी, हम आईडी के साथ ज्यादा इजीली काम कर सकते हैं। लोकल फील्ड है, उसमें एक आईडी है, एक फॉरेन फील्ड है, तो यहाँ पे फॉरेन फील्ड भी हम लगा देते हैं। एक है मेरे पास फॉरेन फील्ड, उसमें भी एक आईडी होगी, तो ये आईडी है। दोनों में से मैं चाहती हूँ कि नई फील्ड ऐड करनी है, उसको मैं एज, एज मतलब हम एक नया नाम दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू लिख दूंगी। पहले इसको एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, न्यू। अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यूजर्स को मैंने बोला था रिफ्रेश करो, कुछ भी चेंजेस नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये एक वर्चुअल लुक दे के देगा बना के, वर्चुअल लुक है यहीं पे काम करेगी, उसके बाद गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक नई फील्ड बन गई न्यू। ये देखो, ऐसे आप एक नई फील्ड बना सकते हैं, पूरे डाटाबेस में ये आपको बना के देगी, जितनी भी कलेक्शंस है पूरे डाटाबेस में ये देखो न्यू फील्ड बनेगी, हर एक फील्ड में बनेगी। तो ये आप एक नई फील्ड ऐसे बना सकते हैं। साथ में मैं चाहती हूँ कि एक लिमिट भी दिखे, मुझे कुछ ही डाटा चाहिए, आप लिमिट लगा सकते हैं, इधर ही लगा देते हैं। डॉलर लिमिट चाहिए मुझे 3, एंटर कर दो। सिर्फ और सिर्फ 3 डाटा के ऊपर चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, सारे तो नहीं होंगे शो, नहीं 3 ही है। बस 3 पे लगाई है तो मैंने, तो मेरे पास 3 सिर्फ डाटा आ गया। 3 नहीं लगाना, आप 1 लगा दो। एक, सिर्फ एक के बीच यहाँ पे न्यू लिखा आ जाएगा, ठीक है। नई फील्ड ऐड हो गई। ये हमारा मोंगो डीबी बेसिक पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपकी अब ये बारी है कि आपने क्रड ऑपरेशन बहुत ही एडवांस लेवल तक सीखनी है। ऐसा नहीं है जो जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, एक एक एग्जांपल से आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो बाकी टॉपिक है जो एडवांस के है, इसके लिए हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। पहले आपने इतना सीखना है। बेस्ट ऑप्शन है चैट जीपीटी। मैं इसको जाके बोलूंगी क्रिएट 10 एग्जाम्पल्स विद, इनमें से कोई टॉपिक चूज कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि जहां से अपडेट का कर लेते हैं, क्रिएट 10 एग्जांपल्स विद अपडेट क्यूरी इन मोंगोडीबी। आपको 10 एग्जांपल्स क्रिएट करके देगा। इन 10 क्यूरीज को आपने परफॉर्म करना है। ये क्यूरीज एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मैच नहीं करती, अलग अलग आप इसको बोल सकते हैं। चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे अलग अलग क्यूरीज बना के दो, 10 बना के दो, 20 बना के दो। उतनी क्यूरीज आपने बस परफॉर्म करके देखनी है। अगर आपके पास रिजल्ट सेम आता है, आप इसको बोल सकते हैं कि साथ में आंसर भी दो, विद आउटपुट बोल सकते हैं। तो मैं इसको बोल दूंगी विद आउटपुट।
आउटपुट क्या रहेगी वो आपने इसके साथ मैच कर लेनी है। कितना आसान रहेगा, जितने मर्ज़ी नोट्स बनाते रहो, कितना आसान है आपके लिए सारा काम। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेरी मैं परफ़ॉर्म करूँगी, मेरे पास ये रिज़ल्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जहाँ पे कलेक्शन लिखा हुआ है, तो आपका जहाँ पे कलेक्शन वाला एक टेबल, जहाँ फिर ये वाली जो कलेक्शन हम क्रिएट करते हैं, वो आएगा। बस वो चेंजेस आपने करनी है, बाकी वो सब क्वेरी है, वो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। आपको क्वेरी समझ आनी चाहिए, तो आपको ये 10 एग्ज़ाम्पल क्रिएट करके दे देगा। हर एक फ़ील्ड के ऊपर आपने 10-10 एग्ज़ाम्पल क्रिएट करनी है, उसको सीखना है। तो आई होप जी इस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में।